सिंपल सी बात है, जो बहुत अमीर है उसको इंश्योरेंस की परवाह ही नहीं। जो बहुत गरीब है, सरकार कह रही है भाई आयुष्मान कार्ड है बेटा, आओ हम 5 लाख तक का वो देते हैं, उनका भी कवर है। बचा कौन? बचा मिडिल क्लास। अब हम मिडिल क्लास के पर्सपेक्टिव से करेंगे। हम लोग जिस दिन कमाना शुरू करते हैं हम सबसे बड़ी प्रायोरिटी दे देते हैं खर्चों को। बॉस अब तो स्कूटर से नहीं बनेगा, अब तो गाड़ी लेनी है। हमें अमीरों वाला फार्मूला अपनाना है। ईएमआईज़ पे कोई चीज़ मत परचेज करें। पहली चीज़, क्रेडिट कार्ड को अवॉइड करें। अब इंडिया के अंदर ना डिफरेंट एज क्राइटेरिया है, तो क्या सभी को ही हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा अगर वो मेडिकली फिट है? तो न्यूबॉर्न एक ऐसा चैलेंज है कि कई बार क्या होता है कि बच्चा पैदा होते बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। रिसेंटली आई ब्लेस्ड विद सेकंड बेबी गर्ल, ठीक है। तो अप्रैल में जब मेरी बेटियाँ हुई तो वो प्री मैच्योर हुई और वो हॉस्पिटलाइज हो गई, तो 7.5 लाख रुपए मैंने अपनी पॉकेट से पे किया। बट आज न्यूबॉर्न बेबी की जैसे चैलेंज भी कवर किए जा सकते हैं। जैसे पीछे मैं बीमार पड़ा तो जाते ही सबसे पहले उन्होंने एक चीज़ पूछी कि आपके पास इंश्योरेंस है? अगर इंश्योरेंस है तभी एडमिट करेंगे, वरना एडमिट भी नहीं करेंगे। उस परिस्थिति में फाइनेंशियली तो आप ही को रिस्पॉन्ड करना है, तो प्लान तो बहुत आप ही को करना पड़ेगा। गाड़ी के शोरूम में गए, आपने गाड़ी खरीदी, कितने टायर होते हैं? 4 5। पाँचवां टायर जो है वो स्टेपनी है, तो ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस इज लाइक अ स्टेपनी। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। देखो, जो ये टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो इंडिया के अंदर ना लोगों को कुछ ना कुछ अलग अलग बीमारी है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब सभी को पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, बट लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि कौन सा लें, कैसे लें, बहुत सारी टर्म्स होती है। तो इन सारी चीज़ों पर ना हम डिस्कस करेंगे। देखो, एक चीज़ और है, आपकी जो भी प्रॉब्लम हो ना नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, हम रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो हम इस वीडियो में ना बिल्कुल बेसिक से देखेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। जब हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं, उन सारी टर्म्स को डिस्कस करेंगे और साथ साथ लोगों के क्या डाउट होते हैं। अगर उनमें से आपका भी कुछ डाउट हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर उन डाउट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे साथ यहाँ पर जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है धीरज महाजन, जिन्हें इस इंडस्ट्री के अंदर 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। तो धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच पुलकित जी, और डेफिनेटली हम डिकोड करेंगे बेसिक डिटेल्स और विद ऑथेंटिसिटी, ताकि लोगों को हेल्प आउट कर सकें कि वो अपने पैसे को जब सही डायरेक्शन दे सकें, वेस्ट ना करें। बुरे समय में वो जो पैसा दिया है वो काम भी आना चाहिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें डेफिनेटली डिस्कस करें। मेरा मानना यहाँ पर यह है, इंश्योरेंस जरूरी है, पर इंश्योरेंस से ज़्यादा राइट हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। करेक्ट। क्योंकि राइट में मेरा मतलब ये है कि लोग अपना पैसा तो लगा रहे हैं, बट इन केस कोई दिक्कत आए उस टाइम पर जो उन्होंने इंश्योरेंस लिया है वो यूटिलाइज हो जाए, वो वेस्ट ना जाए। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको आंसर करना है। डेफिनेटली। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है ना। इंश्योरेंस सिंपली क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन कंपनी के और आप इंश्योर्ड के, ठीक है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है, इंश्योरेंस कंपनी ने ब्लैक एंड वाइट में आपको टर्म एंड कंडीशन दी है, जिसको कहते हैं पॉलिसी वर्डिंग, जिसके अंदर बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं कि परमानेंट एक्सक्लूजन्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, कवरेज क्या क्या है, उसका मतलब क्या है ना। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच इन्वॉल्व इन दिस। सेकंड है आपकी राइट टू राइट इन्फॉर्मेशन, जो प्रपोजल फॉर्म के थ्रू कंपनी के पास जाती है। जब ये दोनों मिलती हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिसको हम इंश्योरेंस कहते हैं। इंश्योरेंस क्या है, एक साइंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है। कंपनी लाखों लोगों से पैसा पूल करती है, और जब उनमें से कुछ हज़ारों को ज़रूरत पड़ती है तो उसी पूल से वो पैसा दिया जाता है, ठीक है। आप नॉर्मली इसको किट्टी की तरह भी समझ सकते हैं, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, एक जिंदा रहते सबसे काम आने वाले चैलेंज को सॉल्व करने वाली चीज़ है। क्योंकि अर्निंग मेंबर जो भी हैं, हर आदमी को जिंदा रहते कहीं ना कहीं अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए हॉस्पिटलाइजेशन जैसी सिचुएशन से जूझना पड़ता है। एक्सीडेंट हो या कोई बीमारी हो, ठीक है। और हॉस्पिटल एक ऐसा चैलेंज है जहाँ पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलता। अगर ट्रीटमेंट मतलब कि डॉक्टर ने कहा कि आधे घंटे के अंदर करना है, तो मतलब 15-20 मिनट में पैसे जमा करने हैं, ठीक है। सो उस टाइम आप वो पैसा कहाँ से लाओगे, वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस देगा। हेल्थ इंश्योरेंस यू कैन से लाइक अ बिग ब्रदर। जब हम जॉइंट फैमिलीज में रहते थे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, ना इंश्योरेंस की थी, ना सीसीटीवी कैमरा की थी। आज न्यूक्लियर फैमिलीज़ में पहले तो चैलेंज यहाँ से आता था, यहाँ से निकल जाता था। आज चैलेंज बढ़ भी गए हैं और हमने अपने चैलेंज बढ़ा भी लिए हैं। सो हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट में आपको जो फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, सिंपली वो हेल्थ इंश्योरेंस है। ओके,
तो मतलब ये तो क्लियर है कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपने हॉस्पिटल का जिक्र किया तो मैं आपको अपना एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। जैसे पीछे मैं बीमार पड़ा तो जाते ही सबसे पहले उन्होंने एक चीज़ पूछी कि आपके पास इंश्योरेंस है, अगर इंश्योरेंस है तभी एडमिट करेंगे वरना एडमिट भी नहीं करेंगे। डेफिनेटली इसका कारण क्या है ना कि हॉस्पिटल भी ये चीज़ रियलाइज़ कर चुका है कि बहुत कई बार ऐसा होता है, बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं वो ट्रीटमेंट में तो अर्ली में आ गए बट फाइनेंशियली फिर वो दे नहीं पाते, ठीक है। तो अल्टीमेटली कोई भी हॉस्पिटल आपको किसी भी एक्सक्यूज़ पे रिलीव नहीं करेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको बिल पे करना पड़ेगा क्योंकि वो एक संस्था तो नहीं है, वो तो एक बिजनेस इंस्टीट्यूट है। आप ट्रीटमेंट कराएंगे उसकी कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी। सो हेल्थ इंश्योरेंस वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि वहाँ से उनको एश्योरिटी मिल जाती है कि पैसा नहीं फंसेगा। ओके, ठीक है सर। अब सबसे पहले ये बताओ कि राइट एज क्या है हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए? टुडे इज़ द राइट एज व्हेन यू आर हेल्दी, ठीक है। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि आप सोचेंगे मैं 2 साल बाद लूँगा, 5 साल बाद लूँगा, ठीक है। आज आप हेल्दी हैं तो यही सिंपल डेफिनेशन है इसका, तो आप एलिजिबल हैं। बिकॉज समझिए हर एक चीज़ के लिए एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है। आइदर यू वांट टू बिकम IAS, आइदर यू वांट टू बिकम अ CA और एनीथिंग यू वांट टू डू, ठीक है। सो देयर एवरीथिंग गोज विद द एलिजिबिलिटी। तो आपकी एलिजिबिलिटी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए या टर्म इंश्योरेंस के लिए या किसी भी इंश्योरेंस के लिए क्या है कि आप मेडिकली फिट होने चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ठीक है। अगर आप मेडिकली फिट हैं तो ही आपको मिलेगा। आज मान लीजिए आप फाइनेंशियली फिट नहीं है, मेडिकली फिट है, आपने इंश्योरेंस ले लिया तो कल दिन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट आज आप मेडिकली फिट हैं और आप कल सोच रहे हैं मैं फाइनेंशियली फिट होऊंगा 2 साल, 5 साल, 7 साल बाद तब इंश्योरेंस लूँगा, और उस टाइम मेडिकली फिट नहीं हुए तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, चाहे आप 3 गुना कॉस्ट भी पे करना चाहें। ठीक है, तो सर मेडिकली फिट होना सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए। Correct. अब इंडिया के अंदर ना डिफरेंट एज क्राइटेरिया है। मतलब एक बच्चा कल ही पैदा हुआ है, ठीक है, एक बच्चा 5 साल का है, मतलब समझ रहे हो ना, 1 2 3 4 Yes. 5 60 साल तक लोग हैं, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल तक भी हैं। तो क्या सभी को ही हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा अगर वो मेडिकली फिट है तो? 100%। आज सबसे पहली बात है एज बैरियर नहीं रहा है। ओके। पहली चीज़ जैसा कि आपने न्यू बॉर्न की बात करी, न्यू बॉर्न एक ऐसा चैलेंज है कि कई बार क्या होता है कि बच्चा पैदा होते बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, और 20-20 40-40 लाख रुपए तक के क्लेम चले जाते हैं। ट्रीटमेंट कई बार पता चलता है कि बाय बर्थ किडनी नहीं है, सिंगल किडनी है, हार्ट की आर्टरीज पूरी तरह डेवलप नहीं हुई है, दिल में छेद है, या कोई अर्ली कॉम्प्लिकेशन आ गई है ना, या एक्सटर्नल कंजेनिटल कोई डिफेक्ट है, या बच्चों को कई बार लंग्स में पानी चला जाता है और वो ट्रीटमेंट बिगड़ जाता है ना, निमोनिया हो जाता है, बहुत लंबा ट्रीटमेंट चला जाता है। रिसेंटली आई ब्लेस्ड विद सेकंड बेबी गर्ल, ठीक है। तो अप्रैल में जब मेरी बेटियाँ हुई तो वो प्री मैच्योर हुई और वो हॉस्पिटलाइज हो गई फर्स्ट डे ही, 16 दिन एडमिट रही, तो 7.5 लाख रुपए मैंने अपनी पॉकेट से पे किया। बट आज न्यू बॉर्न बेबी की जैसे चैलेंज भी कवर किए जा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन भी है, अगर उनके कुछ स्कैन्स हम लेते हैं, 12th वीक का स्कैन और 20th वीक का स्कैन, अगर वो ओके कंपनी कर देती है तो उनको भी पॉलिसी मिल जाता है, और उनका बच्चा पैदा होते ही अगर परमात्मा ना करे अगर कोई प्रॉब्लमेटिक हो तो वो भी कवर्ड हो जाता है। सेकेंडली हायर एज ग्रुप की आपने बात की, 60 साल, 70 साल, 80 साल, किसी भी एज ग्रुप के लिए आज कोई लिमिटेशन नहीं है, सिर्फ एक ही लिमिटेशन है, वो आपकी हेल्दी होना। ओके, तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि हेल्दी होना इज मस्ट। यस, ठीक है। तो सर अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये आता है कि टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। अब ये समझ आ गया कि हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है और हर कोई ले सकता है जो भी मेडिकली फिट है। अब हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं? हेल्थ इंश्योरेंस में 3-4 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक है इंडिविजुअल जो आप अपने लिए ले रहे हैं, ठीक है। एक है फैमिली फ्लोटर जहाँ पे हस्बैंड वाइफ और बच्चे ऐड किए जा सकते हैं। एक आता है एक्सटेंडेड फैमिली फ्लोटर पॉलिसी जहाँ पे हस्बैंड वाइफ, ठीक है, बच्चे, पेरेंट्स इन लॉ या पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, उनको भी आप ऐड करा सकते हैं, ठीक है। एक आता है स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स जहाँ पर लोग कुछ सीवियर मेडिकल हिस्ट्री रखते हैं, फॉर एग्जांपल कि किसी को बाईपास सर्जरी हो चुकी है, स्टंट हो चुका है, ठीक है, तो उनके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। बट देयर आर फ्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीड टू फॉलो, राइट। ठीक है। कुछ मेडिकल टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। अगर कोई स्टेज 1 या स्टेज 2 का कैंसर ट्रीटमेंट करा चुका है तो उनके लिए भी पॉसिबिलिटी है, 1-2 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, ठीक है। किसी को बीपी, शुगर, डायबिटीज़ है, अस्थमा है, वो डे 1 कवर कराना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो डिफरेंट टाइप्स हैं, बट कॉमनली हैं इंडिविजुअल, फैमिली फ्लोटर और स्पेशल। ठीक है सर। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि लाइक हेल्थ इंश्योरेंस है, अब किसी कंपनी ने बनाया होगा, अब मान लेते हैं कि 5-6 कंपनीज होंगी जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस बनाया होगा, आपको बेटर पता है कि कितनी कंपनीज हैं। अब वो जो अपना प्रोडक्ट बेचती हैं, अब वो बैंक्स के थ्रू भी बेचती हैं। जैसे अगर
कोई प्रोडक्ट है, मान लो कि एक्स कंपनी ने बनाया है और वो किसी ए बैंक के पास आ गया या बी बैंक के पास आ गया या सी बैंक के पास आ गया, अब वो अपना अपना प्लान्स बना के भेज देते हैं। होता तो बेसिकली ऊपर वाली एक्स कंपनी का ही है। और एक होती है इंडिविजुअल पॉलिसी कि हम सीधा सीधा उस कंपनी के पास चले जाएं, उनके पोर्टल पे या जैसे भी लगा लो कि किसी एजेंट से ले लें, जाना तो उस पोर्टल पे उस कंपनी के पास ही है। तो उनमें क्या डिफरेंस रहता है? बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये है कि जो बैंक्स पॉलिसी बेचते हैं और जो इंडिविजुअल पॉलिसीज होती हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है? तो मेजरली क्या है कि देखिए क्या है, पहली चीज़ तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर इंश्योरेंस कंपनी जो भी काम कर रही है वो डिफरेंट अल्टरनेटिव चैनल्स के थ्रू पॉलिसी सेल करती है, ठीक है। तो पहला चैनल है एडवाइज़र के थ्रू, सेकंड है ब्रोकर के थ्रू, तीसरा है वेब एग्रीगेटर, ठीक है, जैसे पॉलिसी बाजार हो गया, रिन्यू बाय ऐसी, ठीक है। फोर्थ प्लेटफॉर्म हो गया डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट से, फिफ्थ हो गया आपका बैंक्स के थ्रू, ठीक है। अब जो बैंक्स के पॉलिसी और बेसिक पॉलिसी में मेन डिफरेंस क्या आता है, जैसे ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस के बारे में आपने सुना होगा, एक बार थोड़ा इसको और एलाबोरेट कर देना। अब जो बैंक पॉलिसीज़ हैं वो क्या पॉलिसीज़ हैं, दो तरह की होती है। एक तो है कि वो रिटेल पॉलिसी ही सेल कर रही है एज इट इज़, जो कि आपको कंपनी की वेबसाइट पे भी मिल रही है, एडवाइज़र के थ्रू भी मिल रही है, ठीक है। दूसरे प्रकार की जो पॉलिसी सेल करते हैं वो होती है टेलर मेड पॉलिसी, जो कि स्पेसिफिकली वो डिज़ाइन करते हैं अपने बैंक कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। वो पॉलिसी लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल के साथ नहीं आती, ठीक है। तो ऐसी पॉलिसीज़ तो पहली चीज़ अब अवॉइड करनी चाहिए। अब दूसरी बात आती है, क्या हमें बैंक के थ्रू अगर इंडिविजुअल पॉलिसी मिल रही है तो क्या लेनी चाहिए? आंसर है नो। ऐसा क्यों? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस है या कोई भी इंश्योरेंस है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सर्विस इंडस्ट्री। ओके। और ये सर्विस की ज़रूरत कब आनी है? जब सबसे क्रूशल टाइम आना है। आपने सुना होगा कि मैंने पॉलिसी ले ली, 5 साल से प्रीमियम दे रहा हूँ, 10 साल से प्रीमियम दे रहा हूँ, क्लेम के टाइम पे मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया, मेरे को किसी ने हेल्प नहीं करा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप कोई प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म से नहीं ले रहे हो, ठीक है। आपके पास कोई इंटरमीडिएटरी नहीं है आपको सर्विस देने के लिए, आपकी डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करने के लिए, आपकी वो सारी फॉर्मेलिटीज़, वो लीगल पार्ट्स देखने के लिए, आपकी क्या क्या टेक्निकल चीज़ें हैं जो कंपनी को सॉल्व, कई बार क्या होता है कंपनी फालतू की एक्सक्यूजेज या क्वेरीज लगाती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए बीच में कोई चाहिए। अब बैंक का काम क्या है? बैंक का काम तो बैंकिंग है, ट्रांजेक्शन्स ऑफ मनी, ठीक है। बट अपॉर्चुनिटी उन्होंने देखा कि मेरे पास तो इतना बड़ा कस्टमर बेस है, तो क्यों ना कुछ और पैसा कमाया जाए। तो उन्होंने म्यूचुअल फंड भी शुरू कर दिया, उन्होंने इंश्योरेंस भी शुरू कर दिया। अगर आप बैंक के अंदर जाके खुद देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आप पाएंगे अगर आप बैंक के अंदर खुद जाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि बैंक के अंदर जो पॉलिसी सेल कर रहे हैं वो इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिनको बैंक का चैनल बोलते हैं। वो आते हैं, अब वो टेम्प्रोरी हैं, वो लोग टेम्पररी हैं, आए कुछ टाइम काम किया, फिर उन्होंने कोई और कंपनी शिफ्ट कर ली, ठीक है। तो वो कल दिन में आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। आप एज अ कस्टमर कहाँ जाओगे? कल आप पोर्टेबिलिटी भी तो तभी करा पाएंगे ना जब आप मेडिकली फिट होंगे। सो सही प्लेटफॉर्म से लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब सर एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि जैसे जितने भी सैलरीड क्लास लोग होते हैं, अब उनको कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। अब बेसिकली मान लो कोई एक्स कंपनी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिसके 2-3 हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं। अब कंपनी ने सबके लिए इंश्योरेंस ले लिया, वो किसी के साथ टाई अप करेगी किसी कंपनी के साथ, उन्होंने एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस दे दिया, और उनके पास दूसरा ऑप्शन ये कि वो खुद का इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस ले। अब एक बंदे के पास 2-2 इंश्योरेंस हो गए। मतलब इसके ऊपर आपको क्या थॉट है कि कंपनी से लेना चाहिए, क्या इंडिविजुअल होना चाहिए, या फिर जो कंपनी दे रही है उसको लॉन्ग रन में कंटिन्यू करना चाहिए, कि साथ साथ अलग लेना चाहिए? इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं? बड़ा सिंपल सा एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। आप गाड़ी के शोरूम में गए, आपने गाड़ी खरीदी, एक कितने टायर होते हैं? 4, 5। पीछे बैक 5वां टायर जो है वो स्टपनी है। तो ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस इज लाइक अ स्टपनी, ओके। ठीक है। पर गाड़ी आपकी बेसिक टायर पे चलेगी, मतलब ज़िंदगी की जो गाड़ी है आपकी वो आपकी खुद की पर्सनल बेसिक पॉलिसी पे चलेगी, ठीक है। तो आंसर यही है कि आपको अपनी बेसिक पॉलिसी लेनी है। अगर आपको कंपनी एडिशनली ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस दे रही है विदाउट इन्वॉल्विंग योर कॉस्ट, तो वो बहुत अच्छा है। बट सेकंड केस में ग्रुप मेडिक्लेम वहाँ भी अच्छा है कि मान लो आपको पर्सनल पॉलिसी नहीं मिल रही, बट ग्रुप मेडिक्लेम इज़ अ टेलर मेड पॉलिसी। वहाँ पर कोई भी प्री मेडिकल हिस्ट्री हो वो कवर्ड हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कंपनी ने कौन सा प्रोडक्ट बनवाया है, कैसा प्रोडक्ट बनवाया है, ठीक है। अगर वो डे 1 कवर वाला पॉलिसी है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल होगा ऐसे टाइम पे जहाँ पे आपकी प्री एग्जिस्टिंग है और आपको इमीडिएटली ट्रीटमेंट कराना है, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म पे जो आपके लिए काम आने वाली चीज़ है वो आपकी खुद की पॉलिसी है, क्योंकि आप कंपनी शिफ्ट करोगे पॉलिसी ज़ीरो हो जाएगी। बिल्कुल। और वैसे भी ग्रुप मेडिक्लेम के अंदर बहुत लिमिटेड कवर होता है। अब क्या होता है कि एक प्राइसिंग फैक्टर होता है ग्रुप मेडिक्लेम के अंदर। आज एक्स अमाउंट था, मतलब कि आज मान लेते हैं 1000 एम्प्लॉयज़ की कंपनी थी
और 5-5 लाख रुपए का मान लेते हैं, सभी को पॉलिसी ऑफर किया गया, ठीक है, और उसका प्रीमियम बना 50 लाख रुपए कलेक्टिवली। अब उस साल में उन 1000 में से सिर्फ 100 लोगों ने क्लेम करा, ठीक है, और वो क्लेम अमाउंट किसी का 2.5 लाख, किसी का 4 लाख, किसी का 5 लाख आया, ठीक है। तो एवरेज क्लेम अमाउंट मान लीजिए, टोटल अमाउंट जो बना वो 75 लाख रुपए बना। तो नेक्स्ट ईयर जो प्रीमियम होगा 75 लाख प्लस होगा। तो प्राइसिंग चेंज होती है, जबकि आपके पर्सनल पॉलिसी के अंदर वो चीज़ें नहीं होती। आपकी एज फिक्स है, एज बैंड के अकॉर्डिंग चेंज होता है। दूसरा, अब कंपनी कुछ टाइम से प्रीमियम रिवाइज कर रही है बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से। मेडिकल इन्फ्लेशन 14% है। आज आप ये देखिए, जो ट्रीटमेंट 1 करोड़ रुपए तक के ट्रीटमेंट आराम से हैं। कैंसर अगर बिगड़ जाए तो बोन मैरो जैसी स्टेज आती है तो 1 करोड़ रुपए कहीं नहीं जाता। बहुत प्यार से। ये वो लोग जिन्होंने भुगता है, जिनकी फैमिलीज ने ये चीज़ देखी है, वो समझ सकते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट जैसे केस। अब ये 14% की जो इन्फ्लेशन है, आज 1 करोड़ का ट्रीटमेंट है तो अगले साल वो 1 करोड़ 14 लाख का है। दैट मीन्स कि 15 साल में वो 2 करोड़ हो जाएगा, ये 5 साल में वो 2 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पर्सनल इंश्योरेंस लेना है, सही समय इंश्योर लेना है, यही ऑप्शन है आपके पास, अच्छा है। ठीक है, तो मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूँगा, देखो हर किसी की ना मेडिकल हिस्ट्री या प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं। तो आपको कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कमेंट में नहीं पूछना तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आपकी कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ पर भी जाके आप अपना सबमिट कर सकते हैं फॉर्म। तो हमारी टीम रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करेगी। तो सर, अभी यहाँ पर आपने एक बात करी, राइट सम एश्योर्ड, तो कितना होना चाहिए एक पर्सन के लिए राइट सम एश्योर्ड? देखिए क्या है कि अगर कोई एक यूथ है, ठीक है, जिसकी एज लेस देन 45-50 है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या देखना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो इंडिया के अंदर है वो 77 ईयर्स है फॉर फीमेल, और मेल्स के लिए वो 72 ईयर्स के आसपास है, ठीक है। आज अगर कोई पर्सन 30 साल की एज पे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कर रहा है तो दैट मीन्स उसको अगले 47 साल को इंश्योर करना है, ठीक है, विद कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन पार्ट, ठीक है। तो उनके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड, जो हाल फिलहाल में इनोवेशंस कंपनीज ने करी हैं कि अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड आप ऑप्शन ले लीजिए। कोई टेंशन ही नहीं है फिर आपको बार बार रिवाइज करने की और ये टेंशन लेने की कि कल इन्फ्लेशन क्या करेगा। तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। दूसरा, अगर किसी की एज है 45 एंड अबव तो बेयर मिनिमम उनको 1 करोड़ तक का हेल्थ इंश्योरेंस तो ज़रूर लेना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। आप ये समझें कि फॉर एग्जांपल अगर आप 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं एट द एज ऑफ 46, ठीक है, और 2 अडल्ट 1 फैमिली है, तो फॉर एग्जांपल यू आर पेइंग 40,000 रुपीज़, ठीक है, फॉर 10 लाख रुपीज़। और अगर आप 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो दैट इज़ कॉस्टिंग यू फॉर एग्जांपल 60,000 रुपीज़। इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपने आज 15,000 20,000 रुपये बचाया, मोटा मोटा 20,000 रुपये बचाया फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 20 ईयर्स, तो 4 लाख रुपए बचाए। और वही 4 लाख रुपए कल आपके सामने 90 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ का नुकसान लेकर आ जाएं, तो आई डू नॉट थिंक कि वो एक अच्छी चॉइस है। तो इंश्योरेंस आज महंगी लगती है जब हम शॉर्ट टर्म पे देखते हैं। लॉन्ग टर्म पे जब आप देखेंगे तो आप एक सही कॉस्ट पे कर रहे हैं विद राइट सम इंश्योर्ड। ठीक है, तो सर इस पॉडकास्ट करना थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना मतलब कॉम्प्लेक्स हो रहा है। बिल्कुल बेसिक लेमन टर्म्स में चलेंगे। देखो सिंपल सी बात है, जो बहुत अमीर है उसको इंश्योरेंस की परवाह नहीं है। वो कहेगा कि कल हॉस्पिटल में जाओ, जितना पैसा चाहिए मैं देता हूँ। जो बहुत गरीब है, सरकार कह रही है भाई आयुष्मान कार्ड है पड़ा, आओ हम 5 लाख तक का वो देते हैं, उनका भी खबर है। बचा कौन? बचा मिडिल क्लास। अब हम मिडिल क्लास के परस्पेक्टिव से करेंगे। अब एक मिडिल क्लास है, अब उसको अपनी सेविंग्स भी देखनी है। मान लो कोई 50,000 कमाता है या कोई लाख रुपए कमाता है, कोई 40,000, हर किसी की सैलरी अलग अलग है। अब हम उसको कहते हैं कि भाई तू 40,000 रुपये कमाता है, तू हेल्थ इंश्योरेंस ले ले, म्यूचुअल फंड में कर ले, इसमें डाल ले, ये कर ले, अपनी कल की सेविंग्स सारी की सारी चीज़ें होगी। म्यूचुअल फंड वाला बोलेगा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, इंश्योरेंस वाले बोलेंगे इंश्योरेंस बेस्ट है। किसी के पास जाओगे उनका अपना अपना माइंडसेट होगा, ठीक है। तो मिडिल क्लास के टर्म्स में चलेंगे हम सारा का सारा। तो अब एक मिडिल क्लास की बात करें तो उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए इंश्योरेंस के उस पर? मान लो कोई बंदा 40,000 रुपये कमाता है, तो वो क्या कैसे अपना फ्यूचर सिक्योर करे और कैसे वो अपना इंश्योरेंस पार्ट सिक्योर करे? तो आपने एक जैसे क्वेश्चन पूछा कि 40,000 रुपये अगर किसी की इनकम है तो उसको कैसे टेक केयर करना चाहिए। तो सबसे पहला तो मेरे को ये बोलना है उन सभी लोगों के लिए कि सबसे पहला तो आपको अपनी लाइफ का फॉर्मूला सेट करना है, ठीक है, करेक्शन करनी है। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी गलती क्या है, हम लोग जिस दिन कमाना शुरू करते हैं हम सबसे बड़ी प्रायोरिटी दे देते हैं खर्चों को। बॉस अब तो स्कूटर से नहीं बनेगा, अब तो गाड़ी लेनी है, ठीक है, ईएमआई पे हम घर लेने की सोच लेते हैं, हम बर्डन करते रहते हैं अपने आप को, ठीक है। तो पहला वो अवॉइड करना है। हमें अमीरों वाला फार्मूला अपनाना है
कि जब आप कमाना शुरू करें तो पहली प्रायोरिटी आपको इन्वेस्टमेंट में देनी है और बच्चे कुछ ऐसे खर्चों को मैनेज करना है, ठीक है। तब आपके पास फंड्स आएंगे, तब आप चीज़ों के बारे में प्लान कर पाएंगे, ठीक है। आज छोटे छोटे शौक पूरे करने के लिए कल आप अपने आप के फ्यूचर को और अपनी फैमिली के फ्यूचर को खतरे में मत डालें, ठीक है। तो अब 40,000 रुपये का अगर आपका बजट है तो डू नॉट गो फॉर EMIs, ठीक है। EMIs पे कोई चीज़ मत परचेज करें, पहली चीज़। क्रेडिट कार्ड को अवॉइड करें, ठीक है, आपके लिए नहीं बना है। तीसरा, आप सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल के अंदर अगर आपको लग रहा है आपका 40,000 है तो उसी अकॉर्डिंग आप 40% के आसपास, ठीक है, अपना आपको खर्चों को मैनेज करने के लिए फंड्स रखना है, जिसमें आपका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और ये जाएगा, ठीक है। 20% तो आपको ऐसा पैसा रखना पड़ेगा जो आपको फ्यूचर में आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आपको लॉन्ग टर्म पे कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बना के दें, ताकि आपका लाइफ चेंज हो, ठीक है। 10% एक ऐसा पैसा जो आपको अपने स्किल को एनहांस करने के लिए लगाना चाहिए, जहाँ पे आप अपब्रिंग कर सकें और आज जो आप परिस्थिति में हैं वो चेंज कर पाएँ, ठीक है। और वो तभी होगी जब आप अपने आप को अपडेट करेंगे। 10% बेयर मिनिमम यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। सो हम बात कर रहे हैं 12 महीने की, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 12 हो गया 48,000। अब 48,000 में आप एक हेल्थ इंश्योरेंस भी प्लान कर पाएंगे, आप एक डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी प्लान कर सकते हैं और आप अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है, पहला। अब जब आपकी 40,000 रुपये इनकम है तो आपको क्या देखना है कि ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हमें लेनी है जो मेरे को सम इंश्योर्ड भी सही दे, सही प्राइसिंग में दे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी बेसिक पॉलिसी के अंदर एक ऑप्शन आता है डिडक्टेबल का, ओके। कि आप एक छोटा सा डिडक्टेबल लेते हैं 25,000 रुपये का। दैट मीन्स कि जब क्लेम आएगा फर्स्ट ईयर या कभी भी साल में फर्स्ट टाइम वो एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए आपका खर्चा आया 5 लाख रुपए, तो पहले 25,000 रुपये आप अपनी पॉकेट से देंगे, ऊपर का क्लेम कंपनी पे करेगी। अगला क्लेम फिर उस साल में 5 लाख का आ गया तो वो पूरा कंपनी पे करेगी, ठीक है। अब यंगस्टर है तो इनिशियली तो एकदम से बहुत ज़रूरत पड़ने के वाले चांसेस नहीं है। अब वो 25,000 रुपये का एक डिडक्टेबल लेने से आपकी एक अच्छी खासी डिस्काउंट आपको मिल जाता है 30-40% के आसपास, ठीक है। तो एक अच्छा अल्टरनेटिव आप वो ऑप्शन चूज़ करें, सही सम इंश्योर्ड ऑप्ट करेंगे, एक सही कॉस्टिंग में आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे। 50 लाख रुपए का डिसेबिलिटी इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा आराम से 6,000 रुपये के आसपास, ठीक है। आप अपना एक टर्म इंश्योरेंस भी प्लान कर पाएंगे क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी वही 50 लाख के आसपास होगी और वो भी आपको 8-10 हज़ार रुपये के आसपास कॉस्ट करे, तो ये बजट में आपकी प्रोटेक्शन होगी, जो पहला पार्ट है। फिर आता है फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट। अब आप सिप शुरू करें, ठीक है। आप जो भी कमा रहे हैं उसका बेयर मिनिमम 20% अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करें और कंपाउंड रिटर्न आपको जहाँ मिल रहा है, ओके, ताकि आपका पैसा ग्रो करे और ओवर द पीरियड आप इंजॉय कर सकें वेल्थ को, ठीक है। आज आप उस ट्रैप से भी बचें, बिल्डर को बिल्डिंग बेचनी है, बैंक वालों को लोन बेचना है ना, तो आपको देखना है आज का सुख लेना है या ज़िंदगी भर का सुख लेना है। आज का सुख कल का स्ट्रेस बनेगा, आज का छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज़ 4-5 साल अच्छी हैबिट्स क्रिएट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी वेल्थ, सुकून, सब कुछ मिलेगा। अब सर मेरे को यहाँ पर एक चीज़ ये बताओ, लाइक अब मैंने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब मेरे को पता चल गया कि मेरे को अपने आगे तक का कवर देखना है, सम एश्योर्ड ज़्यादा होना चाहिए, इतना होना चाहिए। मेरे दिमाग में आ गया कि मेरे पास कम से कम 2.5 करोड़ का सम एश्योर्ड होना चाहिए। अब मैं लेने गया, अब मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ 2.5 करोड़ के सम एश्योर्ड के लिए, तो उस टाइम पर मेरे को क्या करना चाहिए? जितना मेरे को सम एश्योर्ड मिल रहा है उतना ले लेना चाहिए कि 2.5 करोड़ तक का वेट करना चाहिए? देखो, आज जो आपको मिल रहा है वो एलिजिबिलिटी आपके लिए सबसे बेस्ट है। हेल्थ इंश्योरेंस में आपकी एलिजिबिलिटी मेडिकल पे डिपेंड करती है, आपके फाइनेंशियल पे डिपेंड नहीं करती। व्हेन इट कम्स टू द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस, तो वहाँ पे आपकी फाइनेंशियल पे डिपेंड करता है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। कुछ लोग टर्म इंश्योरेंस में सोचते हैं यार अब मैं ना 3 करोड़ का लूँगा, तब तक तो पहला उसका प्राइस बढ़ चुका होगा, आपकी मेडिकल हिस्ट्री चेंज हो चुकी है, उस वजह से आपको बहुत और महंगा पड़ेगा, लोडिंग लगेगी। तीसरा, वो वेटिंग पीरियड वेव ऑफ नहीं हुए होंगे। आज आप ले लीजिए जो आप ऑप्ट कर सकते हैं, थोड़ा एक्सटेंड करके लें। हेल्थ इंश्योरेंस जिंदा रहते का चैलेंज है, अल्टीमेटली आपको ही भुगतना पड़ेगा। बीमारी बता के नहीं आती कि 50,000 की आएगी या 5 लाख की या 50 लाख की आएगी, ठीक है। तो ऐसा प्लान करें जो इनसफिशेंट ना हो आपके बुरे समय में, ठीक है। हेल्थ जितना आप सही एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर आपकी कॉस्टिंग कम है तो मैंने आपको ऑप्शन बता दिया, इस तरीके से आप लें। सम इंश्योर्ड पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करें बट, ठीक है। अगर आप 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे थे 20,000 रुपये में और मेरे फार्मूला के थ्रू आप वही पॉलिसी 50 लाख से 1 करोड़ की ले पाएंगे, ठीक है। अगर परमात्मा ना करे 30-35 लाख का क्लेम हुआ तो
अगर आपकी 10 लाख की पॉलिसी होती तो वो 25 लाख का बर्डन आपके ऊपर आता है, ऐसे 25,000 रुपये का बर्डन आना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको देखना है ध्यान से। कंसल्टेंसी सही लेनी है, सही इंटरमीडिएटरी के थ्रू ही लें, ताकि आपको प्रॉपर वो आइडेंटिफाई करके दे। कंपनीज तो बहुत सारी हैं और हर कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग करती है, माइंड चेंज करती है, मैनिपुलेट करती है, नए नए फीचर्स दिखा के, है ना, कुछ किसी के तरीके से। बट आपके लिए सही क्या है, एक सही इंटरमीडिएटरी आपको गाइड कर सकता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो आपने वही बात कही ना कि कंपनीज तो सेल आउट करेंगी करेंगी। लाइक कि अगर हम किसी की बात करें, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस मिक्स नहीं करना चाहिए, बट क्या होता है ना, वो फिर भी दिखाएंगे कि आपको इस उम्र में आपका इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर है, इंश्योरेंस भी सिक्योर है। लोगों को ऐसे लगता है फिर यार कुछ ना कुछ पैसे तो वापस मिल ही रहे हैं, बट वो चीज़ गलत हो जाती है। तो आप मतलब सही जगह से लोगे, सही पर्सन से एडवाइस लोगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है सर, अब मेरे को एक चीज़ यहाँ पर ये बताओ, एक मैं आपको रियल लाइफ सिचुएशन देता हूँ, उसकी अकॉर्डिंग आप बताना। जैसे मेरे पापा मम्मी हैं, पापा मम्मी पहले हम डिपेंडेंट थे कि 2 बच्चे हो गए, पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे हो गए, अब उनके मतलब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं। समझिए मतलब पूरी की पूरी साइकिल, दादा दादी, पापा मम्मी, हम अभी इनकम जनरेट नहीं कर रहे, सारा का सारा खर्चा पापा मम्मी के ऊपर है। अब उनको सबको देखना है, मतलब दादा दादी को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है और खुद को भी देखना है, खुद के लिए प्रोटेक्शन प्लान भी होना चाहिए। तो उनको कौन सा प्लान ऑप्ट करना चाहिए? क्या फैमिली प्लान ऑप्ट करना चाहिए? मतलब आप ज़्यादा बेटर बता सकते हैं कि कौन से प्लान की तरफ उन्हें जाना चाहिए। अल्टीमेटली अब वो सेंट्रिक है ना, बैकबोन ऑफ फैमिली है फाइनेंशियली। ठीक है, अब वो अर्निंग मेंबर को ही सारे चैलेंज देखने, ऊपर का भी आ सकता है, नीचे का भी आ सकता है, खुद का भी आ सकता है। ठीक है, तो लेना तो पड़ेगा। अब इस ऑप्शन में अगर तो आप जाते हैं एक साथ कंबाइंड फैमिली फ्लोटर, एक्सटेंडेड फैमिली फ्लोटर में, तो वो जिस कॉस्ट पे आप ले रहे हैं वो सबको शेयर करनी पड़ेगा, वो सब इंश्योर, तो वो अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो पेरेंट्स का अलग होना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स का अलग होना चाहिए और आपका अलग होना चाहिए, क्योंकि उनकी मेडिकल हिस्ट्री अलग है, पेरेंट्स की अलग होगी, आपकी अलग होगी। उनकी हायर एज है, हायर वजह से हायर प्रीमियम चार्ज होंगे, तो इसके लिए अपना अपना सबका कवर होना चाहिए। ठीक है, यही सबसे बेस्ट है। तो मतलब बच्चों का अब अलग होना दूसरी चाहिए। चीज़ ये भी है ना कि आप ये समझें कि एक के लिए टाटा फॉर एग्जांपल अच्छी कंपनी है, दूसरे के लिए स्टार सूटेबल कर रहा है, तीसरे के लिए लोम्बार्ड सूट कर रहा है। अब कैसे मिक्स करेंगे? बिल्कुल। एक को सिर्फ 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है, एक को 1 करोड़ का भी मिल सकता है और एक को शायद अनलिमिटेड भी मिल सकता है। ठीक है। अभी रिसेंटली मैं आपको शेयर करता हूँ, अभी लास्ट मंथ फरवरी में देयर वर 4-5 क्लाइंट्स जिनकी एज लेस देन 35 है, 33 है, एक की 28 थी। अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड हमने ट्राई किया, 2 कंपनीज ने फुली रिजेक्ट कर दिया क्योंकि प्री हिस्ट्री थी। आज वो फिट एंड फाइन है, बट पुरानी कुछ हिस्ट्रीज थी और वो बतानी भी ज़रूरी है। गलत तरीके से पॉलिसी लेनी भी नहीं है, हम सेल भी नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। अब इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। करेक्ट। लाइक कि अब ऊपर वाली चेन है, ग्रैंड पेरेंट्स वो चले गए, मतलब ठीक है, उसके बाद अब मेरे को, अब मानो मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे को अब शादी भी करनी है, अपकमिंग वाइफ का भी देखना है, उसके बाद बच्चे का भी देखना है, और अब मेरे पेरेंट्स भी हैं। अब चेन बदल गई पूरी की पूरी। तो उस केस में कैसा है? अभी मतलब शादी नहीं हुई, बट मेरे को सोचना है, अब शादी होगी तो कल को बेबी प्लान होगा, तो डिलीवरी कोस्ट, सारी की सारी चीज़ें, प्लस मेरे को मेरे पेरेंट्स का भी देखना है। तो इस केस में फिर कैसे इंश्योरेंस लेना चाहिए? देखिए क्या है ना कि यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं। पहला केस तो ये है कि पेरेंट्स भी अभी अर्न कर रहे हैं और आपने भी शुरू अर्निंग कर दी है। ठीक है, तो उस केस में तो पेरेंट्स अपनी बर्डन को देख सकते हैं, आप अपने को देख सकते हैं, और बाय द टाइम आपको वो चीज़ें टेक ओवर करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में तो आपको ही देखना है। ठीक है, एक केस है जहाँ पर आप ही अर्निंग मेंबर रहे हो और पेरेंट्स रिटायर हो चुके हैं या नहीं कर पा रहे हैं या मेडिकली नहीं है फिट, है ना। उस परिस्थिति में अल्टीमेटली आपको तो ये क्वेश्चन खुद से करना है कि कल अगर चैलेंज पेरेंट्स से रिलेटेड आया, आपसे रिलेटेड आया, आपकी फैमिली से रिलेटेड आया, किसको पूरा करना है? तो फाइनेंशियली तो आप ही को रिस्पॉन्ड करना है, तो प्लान तो बॉस आप ही को करना पड़ेगा। सिचुएशन ए हो या बी हो, प्लान आपको करना है। दूसरा, अब आप फ्यूचर में अगर देख रहे हैं कि यार मैटरनिटी के चैलेंज भी आएंगे, कल आप शादी भी करेंगे, है ना, तो डेफिनेटली आज क्या है, फ्यूचर रेडी जैसे कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। ठीक है, आज आप एडवांस में ही फ्यूचर रेडी ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हो, तो कल आपका जो पार्टनर है वो डे 1 से कवर रहेगा विदाउट एनी वेटिंग पीरियड। ठीक है, अब कई ऐसी भी इनोवेशंस हो चुकी हैं, फॉर एग्जांपल कि लिविंग रिलेशनशिप आज बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, जो कि है मतलब बहुत अच्छी चीज़, मैं तो नहीं उसका अप्रिशिएट करता, बट यस देयर इज़ अ मॉडर्निज्म तो विच इज़ गोइंग ऑन। तो इंश्योरेंस कंपनी उनको भी पॉलिसी दे रही है कि आप आज से फैमिली फ्लोटर ले सकते हो। इवन सेम जेंडर्स साथ में अगर पॉलिसी लेना चाहते हैं फैमिली फ्लोटर, वो भी पॉलिसी ले सकते हैं। सो ऑप्शंस हैं। ठीक है। अब जैसे कि कई
पर्सनल हम जब कंसल्टेंसी करते हैं हम देखते हैं कि यार एक इंडिविजुअल गर्ल है, ठीक है, और अभी वो 1 साल 2 साल में मैरिज के बारे में सोच रहे हैं कि हो जाएगी, ठीक है, तो उनके लिए हम वैसा ऑप्शन देते हैं कि पॉलिसी आज दे दी और कल जब शादी हो तो वो एलिजिबल रहे। अगर फर्स्ट ईयर ही बेबी प्लान करते हैं तो मैटरनिटी भी कवर होगा, न्यू बॉर्न बेबी भी कवर होगा, क्योंकि मैटरनिटी से ज़्यादा रिस्की है न्यू बॉर्न। मैटरनिटी तो खर्चा है 50,000, कई जगह 1 लाख, कई जगह 1.5 लाख, कई जगह 2 लाख रुपए। पर जो सबसे बड़ा खर्चा है वह न्यू बॉर्न का, कि बच्चा पैदा होते ही कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो गया और वो कॉम्प्लिकेशन किसी भी लेवल पे जा सकती है, तो वो कवर रहे। ओके। अब सर जैसे मैंने अभी अपना एग्जांपल लिया कि मैं घर पे अर्निंग हूँ, मेरे पेरेंट्स रिटायर हो चुके हैं, अब मेरे को आगे शादी का भी देखना है और बच्चे का भी देखना है, कि अब उस केस में कैसे रहेगा? पेरेंट्स का मेरे को अलग हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या फिर फैमिली फ्लोटर के अंदर लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए? देखिए क्या है, जब आप अर्निंग स्टार्ट कर चुके हैं तो आप फैमिली फ्लोटर का पार्ट नहीं हो सकते अपने पेरेंट्स के साथ, ओके। ठीक है, क्योंकि बच्चा अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए पॉलिसी बाय कर सकता है, बट डिपेंडेंट पेरेंट्स अर्निंग बच्चे के लिए पॉलिसी नहीं ले सकते, ठीक है, कि मान लीजिए आप कंडीशन देखेंगे तो हस्बैंड वाइफ 2 किड्स या 3 किड्स मैक्सिमम अवेलेबल होता है ऑप्शन, कई जगह 4 भी होते हैं, ठीक है। अब उस केस में वो कहते हैं कि डिपेंडेंट चिल्ड्रन, फैमिली फ्लोटर का पार्ट सिर्फ डिपेंडेंट चिल्ड्रन रह सकते हैं। मान लेते हैं 18 साल की एज आते हुए किसी ने अर्निंग स्टार्ट कर दी, चाहे वो यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू या जॉब या कुछ भी, तो वो फैमिली फ्लोटर का पार्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं फाइनेंशियली, तो उनको अपना ही लेना पड़ेगा, वो इंडिविजुअल में शिफ्ट होंगे विद ऑल दी कंटिन्यूटी। ओके, मतलब फिर मेरे पेरेंट्स का अलग ही रहेगा और मैं अपने लिए ले सकता हूँ। ठीक है सर, मानो मैंने अपने लिए ले लिया, अब कल को मेरी शादी हो गई, अब फिर उस केस में कैसे करना पड़ेगा? मेरे को वो फैमिली फ्लोटर के अंदर लेना पड़ेगा या फिर दोनों की अलग अलग ये इंडिविजुअल आपकी चलते? पर्सनल चॉइस है, ठीक ठीक है। आप इंडिविजुअल कैरी करना चाहते हैं इंडिविजुअल भी कैरी करें, फैमिली फ्लोटर कैरी करना चाहते हैं फैमिली फ्लोटर भी कैरी करें। वेयर इट्स अ कंसर्न कि मैटरनिटी कैसे कवर करेंगे अगर हम इंडिविजुअल हैं, तो आज ऐसे भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि इंडिविजुअल अगर हम वाइफ को अलग से कवर करते हैं तो उनके लिए मैटरनिटी अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। इट्स नॉट कंपलसरी कि मेरे को दोनों का ही एक साथ होना चाहिए, कुछ कंपनीज में है, बट अगर हम बेटर कंसल्टेंसी में जब जाते हैं तो हम ये भी सोल्यूशन देते हैं कि इंडिविजुअली वाइफ लेना चाहती है और इंडिविजुअली हस्बैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि दोनों के पर्पस डिफरेंट है। ठीक है। आई कैन नॉट टेक अ रिस्क कि फॉर एग्जांपल एक्स कंपनी है जो मैटरनिटी दे रही है इंडिविजुअली, ठीक है, उस मैटरनिटी के बेनिफिट और न्यू बॉर्न बेबी के बेनिफिट के लिए मैं दोनों को एक ही कंपनी में रिस्क में डाल दूँ और वो कंपनी बहुत अच्छी टर्म्स पे क्लेम सेटल नहीं करती या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो बेटर है कि मैं हस्बैंड को एक अच्छी कंपनी में रखूं और वाइफ को उस पीरियड के लिए 2 साल 3 साल के लिए उस कंपनी में रखूं, फिर लॉन्ग टर्म में उन दोनों को एक साथ मर्ज भी किया जा सकता है। ठीक है। अब सर मैटरनिटी बेनिफिट लेने के लिए जैसे वेटिंग पीरियड्स भी होते हैं शायद, तो उस पर क्या थॉट्स है? लाइक कि मेरे को ये जानना है कि अब इंडिया में ना अरेंज मैरिज का कल्चर है, लाइक कि मेरी शादी होनी है, अब मेरे को नहीं पता कि मेरी वाइफ कौन हो सकती है। पहले से पता हो तो इंश्योरेंस करवा सकता है बंदा, अब नहीं पता, तो अब मान लो कि शादी हो गई, अब फिर उस टाइम पर मैटरनिटी बेनिफिट मिल जाएगा? अगर मैं जाके बोलता हूँ कि मेरे को मैटरनिटी का कवर भी लेना है, ऐसे करके उनके लिए इंश्योरेंस लेना है विद मैटरनिटी कवर, तो वो क्या कवर हो जाएगा? बदलते हुए भारत के लिए मैंने जैसे कहा ना शुरू में कि थॉट्स चेंज हो रहे हैं, अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब जॉइंट फैमिली का भी टाइम नहीं रहा है ना, अब न्यूक्लियर फैमिली का टाइम है, अब वो नहीं रहा है कि हम फैमिली की अरेंज मैरिज पे जाते हैं, पर्सनल थॉट भी होते हैं, सेम जेंडर पे भी जा रहे हैं लोग, ठीक है, दे आर डिफरेंट कल्चर विच इज़ गोइंग ऑन विद इन इंडिया, है ना, इट्स अ वेरी डाइवर्स कंट्री। तो मैंने जैसे कहा फ्यूचर रेडी आपको शुरू में ही, कि फ्यूचर रेडी एक ऐसा ऑप्शन है कि आज ही आप ऑप्शन ले लो, आप ए नाम है, बी नाम है, सी है, क्या मेडिकल हिस्ट्री है, वो ऑलरेडी उसका कवर स्टार्ट हो गया। जब आप शादी के आओगे 90 दिन के अंदर, शादी के 90 दिन के अंदर आपको उस पॉलिसी के अंदर उनको इंक्लूड कराना है। ठीक है। अब मान लो सर किसी को नहीं पता था कि अभी तक कि फ्यूचर रेडी करके कोई ऑप्शन है, अब उस पर्सन ने पॉलिसी ले रखी है, इंडिविजुअल पॉलिसी ले रखी है, कंटिन्यू हो रखी है, तब उस केस में उसको क्या करना चाहिए? वो पॉलिसी को पोर्ट कर देना चाहिए, बंद कर देनी चाहिए, कि नई पॉलिसी लेनी देखो चाहिए? बंद करना कभी भी अच्छा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, रिन्यूअल के टाइम पे करेक्शंस देखनी है, क्या विद इन अ सेम कंपनी मेरे लिए वो पॉसिबिलिटी बन रही है या नहीं बन रही है, ठीक है, बन रही है तो ओके है, और अगर नहीं बन रही और मैं मेडिकली एलिजिबल हूँ पोर्टेबिलिटी कराने के लिए तो आई कैन गो फॉर पोर्टेबिलिटी।
ठीक है। बट पोर्टेबिलिटी में हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि जब तक आप करेक्शंस के लिए नहीं कर रहे तो पोर्टेबिलिटी कभी भी एडवाइजेबल नहीं है। प्लीज़ औरों के बहकावे में आके आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में, कल उस कंपनी में, कंपनी तो आपको लैलीपॉप देती रहेगी, वो तो आपको अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट तरीके से करते रहेंगे। कि वो कहते हैं ना कि अगर आप बेच ना पाओ तो कन्फ्यूज़ कर दो, ठीक है, ये बेसिक स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो आप कन्फ्यूज़ मत हो, सही कंसल्टेंसी से, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से क्लियर होके ही हमें इंश्योरेंस लेना है, ताकि बार बार हम इस पैटर्न में ना आए। ओके, ठीक है सर। एक चीज़ ना यहाँ पर ही होती है, मानो हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत सारी कंपनीज हैं। अब कंपनीज की ऐड देख लो, ये फीचर वो फीचर, किसी एक्टर को ले लिया प्रमोट कराने के लिए, कुछ भी कर लिया, लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मतलब उन्होंने तो बेचना है, कि जैसे भी उनका प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली बात है, हर कोई बिजनेस करने के लिए बैठा है, उन्होंने तो बेचना है। अब सर क्या रहता है ना, वो अलग अलग फीचर्स बना के बेचते हैं कि आपको ये फीचर मिल जाएगा, इसमें ये मिल जाएगा, इसका प्रीमियम ये है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ सर, फीचर तो हर कोई बताता है, क्या क्या कवर नहीं होता वो आप बता सकते हैं? डेफिनेटली। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी आप देखेंगे, मेरा वीडियोस भी देखेंगे, या मैं जब भी सेमिनार्स कंडक्ट करता हूँ, मैं बेसिक चीज़ कहता हूँ, इंश्योरेंस इज़ ऑल अबाउट एजुकेशन, ठीक है। और इंश्योरेंस सबसे टेक्निकल है, बिकॉज टर्म एंड कंडीशन, ऑल फीचर्स आर ज़ीरो, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन हर एक चीज़ जगह अप्लाई होती है। सो हमें सबसे पहले इंश्योरेंस में क्या देखना है कि क्या कवर्ड नहीं है, व्हाट आर द परमानेंट एक्सक्लूजन। तो फॉर एग्जांपल आपने पूछा है कि क्या है, तो मैं कुछ आपको बताता हूँ। जैसे कि बहुत से लोगों को डाउट है, हम पंजाब में, चंडीगढ़ की बात करें तो पंजाब चंडीगढ़ में लोग एल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अगर हम हिमाचल उत्तराखंड जाएँ तो लोग टोबैको और खासकर स्मोकिंग में, ठीक है। अगर हम यूपी बिहार जाएँ तो टोबैको, गुटखा, ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, ठीक है। अब क्या है कि बहुत से लोगों को लगता है मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है, अब 3 साल बाद सब कवर है, ठीक है। बट एल्कोहल, स्मोकिंग, टबैको या कोई भी सब्सटेंस यूज़ करते हैं, आज आपने देखा ये यंगस्टर चिट्टे के शिकार होते जा रहे हैं ना, बहुत खतरनाक सी ऐसे केमिकल्स आते जा रहे हैं, नशा ऐसा बढ़ता जा रहा है जो हमारी पीढ़ी को ख़राब कर रहा है। तो इनसे रिलेटेड कभी भी कोई हॉस्पिटलाइजेशन होती है, कभी भी कवर्ड नहीं होती माय डियर। ये चीज़ें परमानेंट एक्सक्लूजन है। मान लेते हैं कि आज मैं स्मोक करता हूँ, एल्कोहल करता हूँ, तो मेरे को बताना बहुत ज़रूरी है, मुझे डिक्लेयर करना है, ठीक है, ताकि मेरे अदर कोई और क्लेम पे इम्पैक्ट ना पड़े। मान लीजिए कल दिन में मेरे को हार्ट का इशू आया, ठीक है, और उसका स्मोकिंग और एल्कोहल से कोई लेना देना नहीं था, बट जैसे ही कंपनी को पता चला स्मोकिंग और ये, तो पॉलिसी कैंसिलेशन क्लॉज आपको काम करेगा आपके अगेंस्ट, ओके। और आपकी पॉलिसी नल एंड वॉइड हो जाएगी, जितने साल का आपने प्रीमियम दिया वो ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? कंपनी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट जब आपने साइन किया, जब आपने प्रपोजल फॉर्म फिल किया, तो आपने ये चीज़ें मुझे बताई नहीं, जो बताना ज़रूरी था, ठीक है। अब दूसरा है कि मैंने बताया, अब फ्यूचर में 5 साल, 8 साल, 10 साल बाद जाके मेरा लीवर फेलियर हो गया और ड्यू टू एल्कोहल हुआ, तो नॉट कवर्ड, ओके, ठीक है। एडवेंचर स्पोर्ट्स, हम यंग जनरेशन, हम लोग बंजी जंपिंग, स्कूबा डाइविंग, रिवर राफ्टिंग, स्काई डाइविंग 390 यस, तो ये स्कूबा डाइविंग करने जा रहे हैं, जहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स इन्वॉल्व हैं, वो चोट अगर लग जाती है, मेजर कोई इंजरीज होती हैं, उसका कोई भी ट्रीटमेंट कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करती, इट्स अ परमानेंट एक्सक्लूजन। कॉस्मेटिक चेंजेस अगर आप कराना चाहते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, ठीक है, अपने फेस को चेंज करना चाहते हैं, या आप स्पेक्स हटा के लेंसेज लगाना चाहते हैं, नॉट कवर्ड बाय एनी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। ऐसी ट्रीटमेंट जो कि प्रूव ही नहीं हुए आज तक, अनप्रूवन ट्रीटमेंट है और आप एक्सपेरिमेंटल बेस पे करा रहे हो, नॉट कवर्ड बाय एनी इंश्योरेंस कंपनी। ऐसे ट्रीटमेंट जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं थी आप करा रहे हैं, ठीक है, स्वेच्छा से, नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी, वैलिड ही क्लेम पेबल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा डेंटल कवर नहीं होता, वर्ल्ड वाइड ही कवर नहीं होता, बट इंडिया के अंदर कुछ हैं जो कुछ टाइम बाद कुछ पार्ट कवर कर लेते हैं, ठीक है। जो लोग पैदा होते, कई लोगों को आपने देखा होगा, जैसे अगर हम ऋतिक रोशन जी की बात करें तो उनके 6 फिंगर्स है ना, तो बॉडी की ऐसे कुछ एक्सटर्नल डिफेक्ट्स होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं, कई बार हाथ टेढ़े होते हैं ना, पाँव टेढ़े होते हैं, स्क्विंट आइज होती हैं, कुछ ऐसा होता है, तो वो कभी भी कवर नहीं होता, परमानेंटली एक्सक्लूड होता है, ओके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है कि परमानेंटली कौन कौन सी चीज़ें, ये पूरा डिस्कस करना है, तो देयर इज़ अ लिस्ट, ओके, ठीक है। फिर आता है वेटिंग पीरियड। आज मैंने पॉलिसी ले ली तो सब कुछ कवर नहीं है, डे 1 से अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें जैसे कि एक्सीडेंट, सो डे 1 से कवर्ड है, 31st डे 30 दिन बीमारी कवर नहीं होती, 31वें दिन से नई बीमारियां कवर होती हैं। नई बीमारी का मतलब है जो पैदा होने से लेकर पॉलिसी लेने दिन तक आपको नहीं थी, ठीक है, फर्स्ट टाइम डायग्नोज हुई है, आपको भी फर्स्ट टाइम पता चला है। अगर ये केस है कि आपको पहले से पता था
और आपने जो पाली तो वो प्री एग्जिस्टिंग है तो पॉलिसी कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, अगर प्री एग्जिस्टिंग हिस्ट्री है आपकी, पॉलिसी लेने से पहले आपकी कोई हिस्ट्री थी, बीपी, डायबिटीज़, थायराइड, या आपको कभी चोट लगी, या आपको कभी जॉन्डिस भी रहा हो, ज़रूर बताएं कंपनी को। ओके। ब्लैक एंड वाइट में अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट में इतना मजबूत बना लें कि कल कंपनी कोई एक्सक्यूज़ ही ना ढूंढ पाए। समझें कि 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट है इंश्योरेंस कंपनी के। पहला है ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, उसकी साइकोलॉजी डिफरेंट है, उसको वो ट्रेन करना है जिससे सेल्स ईजी हो सके, ठीक है। सेकंड सेल्स डिपार्टमेंट है, वो कम्युनिकेट करता है, उसकी साइकोलॉजी वो होती है कि बिक जाए। तीसरा अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट। अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट किस पे डिपेंडेंट है? सेल्स वालों पे, कि जो प्रपोजल फॉर्म पे फिल होके आया उसी के बिहाफ पे उन्होंने डिसाइड करना है कि पॉलिसी देनी है या नहीं देनी है। और मेजरली केसेस में ऐसा होता है कुछ भी पूछा नहीं होता, पूछने वाला पूछता नहीं, बताने वाला बताता नहीं। और ये मौका देता है फोर्थ डिपार्टमेंट को, क्लेम डिपार्टमेंट को, क्लेम रिजेक्ट करने का। उनकी साइकोलॉजी फर्स्ट क्या है कि क्लेम रिजेक्ट करना है, हमें कोई रीज़न मिल जाए हमें जिससे हम रिजेक्ट करें। अगर वो रीज़न आप खुद से दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप फंसेंगे। फिर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितना मर्जी हल्ला कर लें, आप अपने कमेंट्स डालें, लिंक्डइन पे करें, कुछ भी कर लें, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। क्योंकि वो वर्डिंग्स में आ गया ना कि यहाँ पे आपने ये चीज़ मेंशन नहीं करी है, ये चीज़ है। अगर वो कोर्ट केस भी करेंगे तो वो बोलेंगे देखो साफ साफ लिखा हुआ है। बट इनका क्या होता है ना, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है तो वो टर्म्स एंड कंडीशन, बट लोगों को समझ नहीं आएगी। और इसीलिए मैंने कहा एक्सपर्ट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत सेंसिटिव मैटर है ये कोई आप वॉशिंग मशीन थोड़ी ना खरीदने जा रहे हो कि नहीं अच्छी लगी चेंज कर लेंगे, है ना। जीन्स खरीदने थोड़ी ना जा रहे हो, जो अच्छी नहीं लगी फिर रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। ये इंश्योरेंस है, इसका अच्छा और बुरा आपको हॉस्पिटलाइजेशन की सबसे टफेस्ट सिचुएशन में पता चलेगा। ओके। तो वही बात है ना, इंडिया के अंदर बहुत सी बीमारियां हैं, हर किसी को अपने लेवल पे सब कुछ पता है कि घर पे किसी को क्या है क्या है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हो, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, हम रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करेंगे। फिर से क्या होगा, नीचे एक लिंक भी है, अगर आप पर्सनली मतलब कमेंट सेक्शन में लोगों को नहीं दिखाना चाहते तो उस लिंक पर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, वहाँ से भी हमारी टीम आपको रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करेगी। तो सर अभी हाल फिलहाल बजट आया है, अब बजट में गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ काफ़ी ध्यान दिया है। उनका एक एम भी है बाय 2047 कि हर घर इंश्योरेंस। तो आप उसको कैसे देखते हो? और दूसरा मेरा सवाल ना आपसे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि लाइक सरकार प्रमोट तो कर रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस को, दूसरी साइड अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाओ तो 18% जीएसटी लगता है। अब 18% जीएसटी बेसिकली हाई चीज़ों पे लगता है, लाइक कि मेरे को लैपटॉप लेना है, माइक लेना है, एक्सपेंसिव चीज़ों पे लगता है। लेकिन आज के टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस तो एक बेसिक नीड है, लगाना है तो 5% लगा लो या फिर फ्री कर दो, तो जीएसटी होना ही नहीं चाहिए। तो आप दोनों को किस एंगल से देखते हो? लाइक एक सरकार हेल्थ इंश्योरेंस को प्रमोट कर रही है, दूसरी तरफ यहाँ पर 18% का जीएसटी भी लगा रखा है। तो मैं यहाँ पे ना 2 चीज़ें बोलूँगा। मेरे को तो कई बार ये सरकार का दोगलापन भी लगता है ना, और दूसरी तरफ या तो कैजुअल बिहेवियर लगता है, ठीक है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि 2047 तक हम लोग एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं। एक्चुअल में क्या है कि क्यों घर घर तक इंश्योरेंस? क्योंकि जब तक कोई भी नेशन 100% इंश्योर्ड नहीं होता वो डेवलप नहीं होता, ठीक है। तो इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रेशर भी क्रिएट कर रही है, आईआरडीए के ऊपर है, आईआरडीए आगे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज को बोल रहा है कि आप बैंक के थ्रू बेचो, ऑनलाइन बेचो। आपने देखा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आज हाई हो रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत इंश्योरेंस के बारे में बात हो रही है, हर जगह इंश्योरेंस के बारे में, पेटीएम में भी आपको इंश्योरेंस दिख जाता है, ठीक है। आप बाबा रामदेव के स्टोर में कुछ लेने जाते हैं तो वहाँ पे भी इंश्योरेंस मिलता है, ठीक है। इंश्योरेंस की इतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन करने के बारे में आपने सोच तो लिया, बट ये सोचना आप भूल गए कि इंडिया बहुत प्राइस कंसर्न भी है। मिडिल क्लास एक बहुत बड़ा तबका है जो इंडिया में है। बीपीएल के लिए तो आपने आयुष्मान भारत योजना दे दिया, एचएनआई सेगमेंट को उतना ज़रूरत नहीं है, बट अल्टीमेटली वो ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो इंश्योरेंस पहले ले लेते हैं। वो जानते हैं कि मैंने इस पैसे को जो वेल्थ बनाई है बड़ी मुश्किल से बनाई है, वाई टू वेस्ट दिस, तो वो पहले ही उनको सिक्योर करके चलते हैं। अब बचा मिडल मैन, वो प्राइस कंसर्न होने की वजह से बहुत टाइम ले ही नहीं पाता, और जब वो लेने जाता है तब वो एलिजिबल नहीं रहता। तो जीएसटी तो एटलीस्ट 5% ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो भी बनाया है कि लोगों को जागरूक करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए कि मिलकर हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्योंकि जीएसटी, हम कोई लग्जरी तो परचेज़ नहीं कर रहे हैं, है ना, हम कोई गाड़ी तो परचेज़ नहीं कर रहे हैं। इंश्योरेंस क्या है? एक ऐसा सब्जेक्ट जो आज मेरे को जिसके बदले कुछ नहीं मिल रहा है ना, इंटेंजिबल है, एक वादा है, एक प्रॉमिस है जो मेरे बुरे समय में काम आना है। उसको अगर आप एनकरेज नहीं कर रहे तो ये एक सही तरीका नहीं है। तो ये बजट ने मुझे
इस बार फिर इसमें बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया है। मेरे लिए, मेरे ओपिनियन से ये बजट इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिस्करेजिंग रहा है। आपने 12 लाख रुपए तक का एक टैक्स बनाया है कि जहाँ पे आप स्लैब्स ऐसे इम्प्रूव किए हैं जहाँ पे टैक्स नहीं लगता। अगर आप थोड़ी सी ये भी चीज़ कर देते कि जीएसटी को 5% पे ले आते तो 13% एक बहुत अच्छा अमाउंट था जहाँ पर लोगों के लिए हेल्प मिलता। लास्ट ईयर जीएसटी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आराम से 40,000 करोड़ प्लस गवर्नमेंट ने सिर्फ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज के लिए है। ओके। अब सर दूसरी तरफ एक तो जीएसटी हो गया, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी 14% से बढ़ रहा है हेल्थ इंश्योरेंस में। अब आप दोनों को कैसे देखते हो? अल्टीमेटली देखिए ना, बर्डन किस पे है? बायर पे है, कस्टमर पे है, ठीक है। अब मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम बढ़ा रही है, ठीक है। आपने देखा ट्रेंड में 2 साल 3 साल के अंदर है। हम इसीलिए क्या करते हैं, जब भी अपने कस्टमर को 3 साल के लिए ही हम एक साथ हेल्थ इंश्योरेंस देना प्रेफर करते हैं, जबकि हमें एज़ पर IRDA अब अक्टूबर से 3 साल का कोई पे आउट नहीं मिलता, हमें फर्स्ट ईयर का ही पे आउट मिलता है, ठीक है। बट हम लोग फिर भी करते हैं क्योंकि कस्टमर का ही फ़ायदा है उसमें। 2 फ़ायदे हैं, पहला उनको एक तो डिस्काउंट रेट पे मिल जाता है, और वो 3 साल के लॉक इन हो गया कॉन्ट्रैक्ट या 5 साल के लिए लॉक इन हो गया कॉन्ट्रैक्ट कि उन बिटवीन अगर कोई प्रीमियम बढ़ते हैं तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अल्टीमेटली मार तो एक कंज्यूमर पे आ रही है। क्लेम बढ़ रहा है, गलत तरीके से क्लेम बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल पे कोई रेगुलेशन आपकी है नहीं, ठीक है। वहाँ पे कोई है ही नहीं कि वो अपनी मर्जी से ट्रीटमेंट के खर्चे बढ़ाते जा रहे हैं ना, और उसका भी बर्डन अल्टीमेटली किस पे आता है? कस्टमर पे आता है। प्रीमियम कंपनी वहाँ से फिर बढ़ाती है, इधर से आप जीएसटी कम नहीं कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं तो मिडिल क्लास और हर इंसान को जो इंश्योरेंस परचेज कर रहा है उसको रिलीफ मिलना चाहिए। आप कुछ जगह देखिए, जैसे कि कुछ प्लान्स है, एन्युटी प्लान्स, ठीक है, जो कि आधा इंश्योरेंस है आधा इन्वेस्टमेंट प्लान है, उनमें आपने 4% 4.75% का जीएसटी रखा है फर्स्ट ईयर पे, सेकेंड ईयर पे कम होकर वो 2.5% के आसपास आ जाता है, और आप हेल्थ इंश्योरेंस में 18% एवरी ईयर चार्ज कर रहे हो। टर्म इंश्योरेंस जो ज़रूरी है उस पर आप 18% कर रहे हो, विच इज़ नॉट फेवरेबल। NRI को आप कह रहे हो कि जीएसटी हम वेव ऑफ करेंगे, वाई नॉट फॉर योर पीपल बिल्कुल, हु इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर इकॉनमी, नॉर्मल मिडिल क्लास। तो सर एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये है, लाइक कि अब मार्च आ रहा है, तो मार्च में इंश्योरेंस इतना ज़्यादा क्यों बिकता है? पूरे साल में क्यों नहीं बिकता? अगर मैं कहूँ कि भाई अक्टूबर में ले लो इंश्योरेंस, सितंबर में ले लो, कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं होता, बट मार्च आते आते तो सबको हो जाता है कि इंश्योरेंस होना चाहिए। इसका क्या रीज़न है? ये टैक्स प्लानिंग है। सभी को क्या लगता है कि बचाना है, पैसा बचाना है, ठीक है। साइकोलॉजी हमारी जो अपब्रिंगिंग है वो पैदा होते ही ऐसी बना दी गई जैसे हम बड़े हुए कि यार पैसा बचाओ तो आप बनोगे, ठीक है। अब वो साइकोलॉजी जब हमने इनकम कमानी शुरू करी तो इनकम टैक्स कटना शुरू हुआ, या मैं क्यों दूँ, मेरा अब मैं कैसे बचाऊँ? तो इंश्योरेंस बाइंग क्या है कि 80D अगर आप देखते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस फॉल्स अंडर सेक्शन 80D, जहाँ पर आप 25,000 रुपये का इनकम टैक्स अपने लिए बचा सकते हैं, और अगर 25,000 रुपये आप अपने पेरेंट्स के लिए, अगर उनकी एज लेस देन 60 है, अगर उनकी एज 60 से ऊपर है, 60 या 60 से ऊपर है, तो 50,000 मतलब 75,000 रुपये आप बचा सकते हैं। और अगर आप टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो 1.5 लाख रुपए तक आप अपने ATC में बचा सकते हैं, ठीक है। और अदर प्रोडक्ट को मैं बिल्कुल भी फेवर नहीं करता लाइफ इंश्योरेंस में, ठीक है। अब कस्टमर एकदम से क्यों होता है कि मार्च आ रहा है, मेरे को अपनी इनकम टैक्स फाइल करनी है, मेरे को अपने CA को भी देना है, तो वहाँ पे वो पैनिक बाइंग करता है, और इसी पैनिक बाइंग के चक्कर में वो गलत चीज़ें परचेज कर लेता है। और ये वो लोग हैं फिर जब क्लेम आता है फिर वो देखते हैं यार मैंने लिया तो था कुछ, चल यूज़ कर लेते हैं, और वो क्लेम नहीं मिलता क्योंकि वो सही तरीके से लिया नहीं है। सो लेना तो ज़रूरी है, चाहे आप जनवरी में लें, फरवरी में लें, मार्च में लें, दिसंबर में लें, जब आप एलिजिबल हैं तब लें, ओके, बट सही तरीके से लें। ये तो सिर्फ वो है कि यार मुझे टैक्स बचाना है, मेरे को 10% 15% का फ़ायदा होगा। ये 10% 15% के फ़ायदे के लिए नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी भर की पूंजी को बचाने वाला इंश्योरेंस है, ये आपके काम आने वाला चीज़ है। तो इसको आपको बड़े सेंसिटिव तरीके से राइट टाइम पे ऑप्ट करना है। चलो सर, अब ये तो समझ आ गया कि इंश्योरेंस होता क्या है, कैसे है, सारी की सारी चीज़ें समझ आ गई। सम एश्योर्ड इंश्योरेंस लेना भी बहुत ज़रूरी है। अब ना जब हम इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आती हैं जो आपके लिए नॉर्मल है, हमारी ऑडियंस ने पहली बार सुनी होंगी, क्योंकि जो इंश्योरेंस लेने जाएगा बिल्कुल आप बेसिक से क्लियर कर देना कि कैसे कैसे। मैं टर्म्स के नाम लूंगा, आप फटाफट ब्रीफ में उनको क्लियर कर देना। तो सर सबसे पहली टर्म आती है ICR, तो ये क्या होता है? इनकर्ड क्लेम रेशो बड़ा सिंपल है, यहाँ पे बड़ा मैनिपुलेट भी किया जाता है। इनकर्ड क्लेम रेशो का मतलब है कि कंपनी ने जो टोटल प्रीमियम उस साल में कलेक्ट किया, ठीक है, वर्सेस उसके अमाउंट कितने क्लेम किया है वो जो उसने पे करे, ठीक है। प्रीमियम कलेक्शन
वर्सेस अमाउंट पेड, ठीक है। Okay. अब आईसीआर किसी कंपनी की कम भी होती है, उसके पीछे कारण ये नहीं है कि उस कंपनी ने कम क्लेम सेटल किए। आईसीआर अगर किसी की 60% है, 65% है, 70% है, तो उसका मतलब ये है कि वो कम होने के पीछे फैक्टर्स क्या हैं। एक फैक्टर ये है कि मान लीजिए किसी इंश्योरेंस कंपनी ने इस साल में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसकी सेल्स एकदम से बूस्ट हो गई, तो कलेक्शन तो ज़्यादा आई, बिल्कुल। क्लेम कम आए, तो आईसीआर ड्रॉप हो गई। ओके। या तो इस साल कंपनी ने कोई अपना प्रीमियम रिवाइज कर दिया, ठीक है, तो वो भी इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। तो लोग यहाँ पे क्या मैनिपुलेट करते हैं, जिसको नॉलेज नहीं है इन चीज़ों से रिलेटेड, कि आईसीआर हमारा 98% है, 99, हमने मतलब 100 रुपये का क्लेम आया और हम प्रीमियम इकट्ठा किया और 99 हमने पे कर दिए। बॉस, आपने फिर सैलरीज कहाँ से दी? बिल्कुल। आपने इंसेंटिव कहाँ से दिए? आपने मार्केटिंग कहाँ से की? मैनेजमेंट कॉस्ट कहाँ से की? ऐसा नहीं है। आईसीआर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को बताता है, किस इंश्योरेंस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है। जिसकी आईसीआर 50 से 80 के बीच में होती है, वो मार्जिनली अच्छे प्रॉफिट अर्न कर रही होती है। जिसकी आईसीआर 50 से नीचे होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही होती है। उन कंपनी से हमें इंश्योरेंस लेने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। वो हाई मार्जिन पे काम कर रही है, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं कटौती कर रही हैं। जो 80 एंड अबव पे काम कर रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली लूज कर रही हैं ग्रिप, जो उनकी सॉल्वेंसी मार्जिन को इम्पैक्ट करेगा। सॉल्वेंसी रेशो क्या होता है कि आपने 1000 करोड़ का रिस्क लिया, तो 1500 करोड़ आपके बैकअप में होने चाहिए, मतलब डेड टाइम, ठीक है, 1.5 टाइम आपके पास बैकअप होना चाहिए। या आईआरडीए की बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो वो आपके एसेट्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपने जो इन्वेस्टमेंट, अब इंश्योरेंस कंपनी आपसे पैसा लिया, वो अपने पास तो नहीं रखा, उसने इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, वो मार्केट से भी पैसा जनरेट कर रही है, ठीक है। तो उसकी ओवरऑल जो फाइनेंशियल हैं वो 1500 करोड़ होना चाहिए। अगर 1000 करोड़ का रिस्क है तो 1500 करोड़ बैकअप में होना चाहिए। तो सॉल्वेंसी मार्जिन जिसका ज़्यादा अच्छा है, वो कंपनी ज़्यादा साउंडेड है। ओके, पीछे बैकअप ज़्यादा हो गया। यस। सर, क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है? क्लेम सेटलमेंट रेशो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कितने अमाउंट का क्लेम आपके पास आया और कितने अमाउंट का क्लेम आपने सेटल किया। फॉर एग्जांपल, आपके पास 100 रुपये के क्लेम आए और आपने सिर्फ 60 रुपये के क्लेम सेटल किए, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। मे बी द प्रॉब्लम विद द एंड ऑफ द कंपनी, मे बी फ्रॉम द एंड ऑफ कस्टमर। कई बार क्या होता है, बहुत इनजेन्युइन क्लेम्स भी आते हैं, फ्रॉडुलेंटल क्लेम भी आते हैं, ठीक है। और कई बार ये होता है कि कंपनी ही गलत तरीके से क्लेम काट देती है, और कंपनी 99% तरीके से गलत नहीं काटती, क्योंकि उसको भी आईआरडी को सबमिट करना है। होता क्या है कि हम कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन नहीं देते। हमने फॉर एग्जांपल 40 बिल थे, हमने 40 के 40 सबमिट किए, बट उस 40 के साथ 10 ऐसे बिल थे जिनके एविडेंस हम साथ में नहीं दे पाए, जिसमें डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आती है, ठीक है, और वो रिपोर्ट्स जो उन बिल से रिलेटेड हैं वो हमने सबमिट नहीं करी, तो डिडक्शन होगी। तो क्लेम सेटलमेंट रेशो इज़ अ इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉलोड बाय सॉल्वेंसी मार्जिन। तो क्लेम सेटलमेंट रेशो CSR जो है वो ये है कि कितने का क्लेम आया और कितना हमने सेटल किया। ठीक है। लाइक कि सर 100 क्लेम आए, 99 हमने सेटल कर दिए, तो क्या 99 सॉल्वेंसी रेशो, सॉरी एक सेकंड, लाइट कैमरा, लाइक सर हमारे पास 100 क्लेम आए और कंपनी ने 99 सेटल कर दिए, तो क्या उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो 99 हो जाएगा? Yes. बट इसमें एक चीज़ यहाँ पर इसको एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी तो देखा जा सकता है, लाइक कि जो 99 क्लेम थे वो मानो 1-1 लाख के आए, और जो 100th क्लेम था वो मानो 1 करोड़ का है, उन्होंने 1 करोड़ वाला क्लेम तो रिजेक्ट कर दिया, और छोटे छोटे जो थे वो सारे के सारे उन्होंने क्लियर कर दिए। एवरेज क्लेम देखा जाता है ना, कि टोटल कंपनी के कितने क्लेम आए ओके। वर्सेज अ प्रीमियम, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम कितना है वर्सेज टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम कितना पेड किया, ठीक है। अब इसके अंदर डीप डाइव करते हैं हम लोग प्रोफेशनली, ठीक है, कि अब क्लेम आया तो इसीलिए हम लोग केस स्टडीज़ करते हैं, कि कई बार ऐसे भी केसेस हम देखते हैं जहाँ पे 1 करोड़ का क्लेम आया, 10 लाख रुपए सेटल हुआ, उसकी पॉलिसी 10 लाख थी, ठीक है। कई जगह ऐसा था कि वो ट्रीटमेंट से आउट ऑफ चला गया, कि 10 लाख रुपए तक तो उसका सही ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद कोई और ही ट्रीटमेंट चल पड़ा, ठीक है, ठीक है। तो दे आर मल्टीपल फैक्टर्स। ठीक है। तो आपके हिसाब से क्लेम सेटलमेंट रेशो कितना होना चाहिए? तो क्लेम सेटलमेंट रेशो तो 80 अबव तो होना ही चाहिए किसी भी Okay. कंपनी का। सर नेक्स्ट आता है वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड क्या होता है? वेटिंग पीरियड बड़ा सिंपल है कि डे 1 से कंपनी, आपने आज इंश्योरेंस लिया तो आज ही सब कुछ कवर नहीं होगा, तो उसमें कुछ वेटिंग पीरियड के बाद चीज़ें कवर होना शुरू होंगी। फर्स्ट टाइम अगर आप पॉलिसी परचेज कर रहे हैं तो पहले दिन जब आपका पॉलिसी इशू होता है तो उस दिन से एक्सीडेंट की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो हॉस्पिटलाइजेशन पार्ट कवर रहता है। 31वें दिन से नई बीमारियां कवर होती हैं,
पुरानी बीमारी है बताई है तो 2 साल 3 साल या 4 साल बाद, डिपेंडिंग कंपनी टू कंपनी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, और 2 साल के कुछ ऐसे वेटिंग पीरियड हैं वो बीमारियां जो कैरी फॉरवर्ड की जा सकती हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती और एकदम से डेवलप भी नहीं होती, स्लो ग्रोइंग इलनेस कहते हैं। ओके। जैसे हर्निया, पाइल्स, किसी तरीके की जॉइंट रिप्लेसमेंट। आज घुटनों में दर्द हुआ ऐसा थोड़ी ना आज ही रिप्लेस हो जाएगा। स्टोन आज हुआ ऐसा एकदम से कैसे स्टोन होगा, इट टेक्स टाइम टू डेवलप। और सम टाइम हमारा कैजुअल एटीट्यूड उसको अवॉइड कर रहा होता है, यार पेट में ऐसे दर्द हो रहा है ना, गैस्ट्रिक का पेन होगा शायद, ठीक है। ईएनटी का प्रॉब्लम, ईयर नोज थ्रॉट लाइक टॉन्सल, साइनसिस, ये 2 साल बाद कवर होता है। थायराइड 2 साल बाद कवर होता है। जो लोग पूरा दिन खड़े रहते हैं उनको वेरिकोवास्कुलर हो जाता है, नीली होना शुरू हो जाती है नसें, ठीक है। ये कोरिलेट कर पाएंगे टीचर्स, कोरिलेट कर पाएंगे प्रोफेसर्स, शॉपकीपर, जो जिनका काम पूरा दिन खड़े होने का है, ठीक है। उसके अलावा लेडीज़ की जितनी भी गायनिक इश्यूज़ हैं, चाहे वो सिस्ट रिमूवल हो, यूट्रस रिमूवल हो, गायनिक जो भी इशू हैं वो 2 साल बाद कवर होते हैं। प्री एग्जिस्टिंग है तो 3 साल या 4 साल डिपेंडिंग अपॉन वेटिंग पीरियड, ठीक है। इसके अलावा मेल्स के यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रोस्टेट हो गया, ये 2 साल बाद कवर होती है। वेटिंग पीरियड इसके लिए लगाती है ना ताकि सामने वाला मिसलीड ना करे कंपनी को। नहीं तो लोग क्या करेंगे, इंश्योरेंस कब लेंगे, जब उसको ज़रूरत पड़ेगी। उसको दिखा मैं बीमार हूँ, 50,000 रुपये दे के 1 करोड़ रुपये ले लेता हूँ। इंश्योरेंस कोई ऐसी स्कीम थोड़ी ना है, कोई एनजीओ थोड़ी ना है। हम सोचते हैं हम स्मार्ट है, लेकिन वो पहले से पूरा प्लान बना के बैठे हैं। Obviously। ठीक है सर, नेक्स्ट चीज़ आती है यहाँ पे एनसीबी, नो क्लेम बोनस। तो ये क्या होता है? नो क्लेम बोनस मतलब कि लॉयल्टी बेनिफिट है। आपने आज पॉलिसी ली, ठीक है, और 1 साल आपका बिल्कुल क्लेम फ्री रहा, तो कंपनी उसके बदले में आपका जो बेसिक सम इंश्योर्ड है, मान लीजिए आपने 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस लिया, तो 50% अगर आपको नो क्लेम बोनस मिलता है तो अगली साल वो पॉलिसी 1.5 करोड़ हो जाएगी। अगली साल फिर नो क्लेम रहा तो 50% और बढ़ेगा तो 2 करोड़ हो जाएगी। सो वो नो क्लेम बोनस है। अब ये 2 तरह का आता है। पहले तो क्या होता था कि मैंने क्लेम लिया, मान लीजिए 50,000 का, 10,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, तो नो क्लेम ड्रॉप हो जाता था। फिर बढ़ता था जब वो नो क्लेम रहता था। अब प्रोटेक्टेड नो क्लेम बोनस भी आ गए हैं, आप क्लेम लें ना लें वो गिरेगा नहीं। ठीक है, ठीक है सर। रूम रेंट कैपिंग क्या होता है? देखिए बहुत रिस्की है रूम रेंट कैपिंग। ऐसे प्रोडक्ट बिल्कुल अवॉइड करने हैं जिनमें रूम रेंट कैपिंग है, ठीक है, या रूम रेंट की क्लैरिफिकेशन ही नहीं है। ओके। कुछ कंपनी कहती है एनी रूम, बट नीचे लिखा होता है मैं सूट नहीं दूंगी, डिलक्स नहीं दूंगी, और हम तो एनी रूम समझ के चले जाते हैं महंगे रूम पे। मतलब हॉस्पिटल में भी ऐसा होता है क्या, स्वीट डिलक्स वाला? यस यस, होटल्स हॉस्पिटल्स नाउ वर्किंग लाइक अ होटल्स, ठीक है, लग्जरी बनते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे भी रूम्स हैं जहाँ पे 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए पर डे का रेंट है, ठीक है। पर्सनल स्विमिंग पूल्स भी हैं, तो ये फैसिलिटी है हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें कि रूम रेंट क्या है, वो खर्चा जो आप हॉस्पिटल में रह रहे हैं, तो जो आप प्राइवेट एक रूम लेते हैं उसके अंदर ट्रीटमेंट के दौरान, उसके रूम रेंट का खर्चा। अब हॉस्पिटल का जो रूम रेंट है वो बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर आपका रूम रेंट 5,000 रुपये है और दूसरी तरफ एक रूम है जिसका 10,000 है, तो यहाँ पर डॉक्टर फीस अलग है, वहाँ पे अलग है। यहाँ नर्सिंग चार्जेस डिफरेंट है, वहाँ डिफरेंट है, तो प्रोपोर्शनल चार्जेस भी डिफरेंट होते हैं। अगर आपने रूम रेंट पॉलिसी ऐसी ले ली जहाँ पे रूम रेंट पे कैपिंग है, आपने लिए 5,000 रुपये वाली पॉलिसी, इसका रूम रेंट 5,000 अवेलेबल है, और आप गलती से रह गए 10,000 रुपये पे, आपके माइंड में है कि यार 3 दिन की तो बात है, 5,000 15,000 रुपये मुझे पे करना है। नहीं बॉस, ये 50,000 भी हो सकता है, क्योंकि प्रोपोर्शनल चार्जेस भी वेरी करते हैं। ओके, मतलब तो जो एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे रूम के अलावा वो भी प्रोपोर्शनली वेरी करेंगे। यस, तो आज ऐसी पॉलिसी बहुत कम रही हैं, बट ध्यान से लेना है कि सस्ते के चक्कर में ऐसी गलती ना कर दो कि कल वो महंगा पड़ जाए। बट वैसे पॉलिसी लेने का एक फ़ायदा ये भी होता है, मानो आपने पॉलिसी ले रखी है, तो जो आपने बोला हॉस्पिटल में जाके मेरे पास एक्स कंपनी की पॉलिसी है, तो वहाँ पे जो रूम रेंट की कॉस्टिंग होती है, मतलब जो उनके चार्जेस तो हैं, रूम के चार्जेस तो हैं ही, तो वो चार्जेस अलग होंगे जिन्होंने पॉलिसी ले रखी है। और अगर मैं खुद नॉर्मल चला जाऊँ, पॉलिसी नहीं ले रखी, तो मेरे लिए वो चार्जेस और ज़्यादा महंगे होंगे, क्योंकि कंपनीज के टाई अप होते हैं उनके साथ। यस, यहाँ पे भी 2 कैटेगरी के हॉस्पिटल होते हैं। एक होता है नेटवर्क हॉस्पिटल कंपनी का, ठीक है। वहाँ पे कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इंश्योरेंस है तो थोड़ा महंगा ट्रीटमेंट भी कर देते हैं, बट अब जिस तरीके से इंश्योरेंस की बैंडविड्थ बढ़ती जा रही है, तो हॉस्पिटल के MOU बिल्कुल ऐसे साइन होते जा रहे हैं जहाँ पे वो थोड़े कम रेट पे काम कर रही है, ठीक है, क्योंकि बल्क बिजनेस आ रहा है, ठीक है। बट एक कंपनी ने कुछ ऐसे लिस्टेड हॉस्पिटल भी निकाले हैं जिनको प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल का नाम दिया गया है, जहाँ पर ओवर द पीरियड उनका क्लेम एक्सपीरियंस बहुत जेन्युइन रहा है। तो कस्टमर को उन हॉस्पिटल में ज़रूर जाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है।
प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल में अगर आप कराते हैं तो आपका सम इंश्योर्ड भी काफ़ी बचता है, ओके, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है सर। को पेमेंट क्या होता है? कोपेमेंट क्या होता है कि अगर कोई पर्सन 60 साल की एज के बाद एंट्री कर रहा है पॉलिसी में फर्स्ट टाइम, तो कुछ कंपनी उसको एंट्री एज की वजह से लाइफ लॉन्ग कोपेमेंट लगाती है। कुछ में उस 10% होता है, कुछ में 20% होता है, कुछ में 30% भी होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप पॉलिसी ले रहे हैं 60 के बाद स्पेसिफिकली फर्स्ट टाइम, तो ऐसी पॉलिसी बिल्कुल अवॉइड करनी है जिनके अंदर कोपेमेंट है। अदरवाइज जब कल क्लेम आएगा, मान लीजिए आपकी कोपेमेंट 20% है, अब क्लेम आया कल 10 लाख रुपए का, तो पहले तो 20% मतलब 2 लाख रुपए तो सीधा सीधा कट जाने हैं, उसके बाद नॉन पेबल आइटम के पैसे भी कट जाने हैं। समझ गया। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, मतलब एक अगर किसी की 20% को पेमेंट लगी हुई है और मानो 1 लाख का उनका मतलब बिल बन गया, तो 80% तो कंपनी भरेगी, 20% आपको ही भरना पड़ेगा। यस। ओके। सर क्रॉनिक डिसीजेज क्या होती हैं? क्रॉनिक डिजीज़ ऐसी डिजीज़ जहाँ पर जिनका ट्रीटमेंट बहुत ही टिपिकल होता है, ओके, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैंसर, लंग्स रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, लीवर फेलियर वाला इश्यूज हो गया है ना, जिनके ट्रीटमेंट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। तो क्रॉनिक एलिमेंट को सिक्योर करने के लिए इसको हम क्रिटिकल भी कह सकते हैं ना। क्रॉनिक ऐसी इलनेस है जो लाइफ लॉन्ग ही चलती है एक तरह से, जिसका आपको कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है ना, उनका कोई परमानेंट क्योर नहीं हो पाती, ठीक है। तो ऐसे ट्रीटमेंट आज के समय में ही करोड़ तक आराम से ट्रीटमेंट की कॉस्ट चली जाती है, ठीक है। और ये किसी एज ग्रुप को नहीं देखता, किसी भी एज ग्रुप में, आज तो बच्चे को भी पैदा होते भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसीलिए सम इंश्योर्ड को जब आप ऑप्ट करें तो सही लें। ओपीडी कवर क्या होता है? ओपीडी क्या है कि जनरली क्या होता है कि हम हॉस्पिटल 2 तरीके से जाते हैं। एक जाते हैं हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ट्रीटमेंट कराया, आ गए। एक है कि मैं जनरली डॉक्टर के पास गया, चेकअप कराया, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन ली, मेडिकल टेस्ट लिखे और एडमिट नहीं किया, कोई ट्रीटमेंट नहीं करा, बस मेडिसिन दे के ट्रीटमेंट चला, उसको ओपीडी कहते हैं। 90% पॉलिसीज़ में कवर नहीं होता, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बहुत ज़्यादा बड़ा कवर मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो वाई टू पे एक्स्ट्रा फ्रॉम योर पॉकेट। बट यस, ओपीडी उन लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ है, इनकी रेगुलर ऐसी ओपीडीज चलती रहती हैं। जैसे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, किडनी वाले, भगवान अगर फ्यूचर में कोई किडनी रिलेटेड इशू आ गया तो डेफिनेटली उन केसेस में ओपीडी काम करती है। सर प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है? अब हॉस्पिटलाइजेशन हम 2 तरीके से जाते हैं। एक है प्लान हॉस्पिटलाइजेशन, एक है इमरजेंसी। प्लान का मतलब है कि मेरे को आज कोई चीज़ प्रॉब्लम फील हुई, मैं डॉक्टर के पास गया, उसने ओपीडी में मुझे चेक किया, बोला कि यार आप ये 1 महीना मेडिसिन लो, फिर देखते हैं। अब 1 महीने बाद फिर 10 दिन 15 दिन और एक्सटेंड हुआ, फिर उसने कहा नहीं यार अब ऑपरेट करना पड़ेगा, अब बॉडी न्यूट्रलाइज हो गई है। तो अब हॉस्पिटल में गए, वहाँ के ट्रीटमेंट का खर्चा, बट हॉस्पिटल जाने से पहले भी खर्चा हुआ, उस खर्चे को बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन। तो उसमें 3 मोटे मोटे खर्चे कवर्ड होते हैं। डॉक्टर विजिट, दैट मीन्स कंसल्टेशन चार्जेस, मेडिकल टेस्ट जो उन्होंने करवाए उससे रिलेटेड वो चार्जेस, और मेडिसिन जो आपको उसमें दी वो चार्जेस, वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन में रिम्बर्समेंट में पे होते हैं। फिर आता है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। ये दोनों केसेस में एमरजेंसी हो या प्लान हॉस्पिटलाइजेशन हो, अब डिस्चार्ज होने के बाद कई बार ट्रीटमेंट के फॉलोअप लगातार चलते हैं और कई बार 2 ही फॉलोअप होते हैं। तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन वहाँ काम आता है कि वही 3 चीज़ें कवर होनी है। अब पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन हमेशा ज़रूर ध्यान रखें कि बेयर मिनिमम 180 डेज आपकी पॉलिसी में कवर हो। सर वेलनेस बेनिफिट्स क्या होते हैं? आज के टाइम पे कंपनीज आपको मोटिवेट कर रही हैं इनडायरेक्टली कि आप हेल्दी रहें, ठीक है। वो वेलनेस बेनिफिट है, आप जिम जा रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी हेल्थ एक्टिविटीज़ करते हैं, योगा सेशंस लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो वो बेनिफिट्स आप क्लेम कर सकते हैं अपने रिन्यूएबल के टाइम पे, और उसकी वजह से आपको एक डिस्काउंट मिलता है। कंपनी की एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी होती है और वो ट्रैक मेंटेन करना होता है, तो उसके पॉइंट्स मिलते रहते हैं और उनकी वजह से आपको वेलनेस बेनिफिट के थ्रू रिन्यूअल में डिस्काउंट मिलता है। तो कंपनी भी ये इनडायरेक्टली इनकरेज कर रही हैं कि यू रिमेन हेल्थी। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है ये, बहुत अच्छी एक थॉट प्रोसेस है इसको बनाने के पीछे, तो डेफिनेटली ये फॉलो करना चाहिए। ठीक है सर, राइडर्स क्या होते हैं? राइडर्स हैं जो एक्स्ट्रा एड-ऑन्स हैं जो आप ले सकते हैं पॉलिसी के लिए, वो ऑप्शनल्स हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको ब्रीफली अंडरस्टैंड करें, क्या वो आपके पर्पज़ को सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली लेने चाहिए।
फॉर एग्जांपल कि एक एड ऑन राइडर है, पहले क्या होता था कंज्यूमेबल कवर नहीं होता था, आज आप कंज्यूमेबल कवर करा सकते हैं, तो उसको ज़रूर लेना है। बेसिकली कंज्यूमेबल मतलब कि जो वो ऐसी हैंड आइटम्स। ग्लव, सिरिंज, कॉटन, यूरिन बैग, ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई चेक भी नहीं किया जा सकता। ओके। ठीक है, वन टाइम यूज़ होकर डिस्पोज कर दी जाती हैं। ब्लेड्स हो गई, हेक्सा ब्लेड्स हो गई, इनका कोई कैच ही नहीं है। ओके। ठीक है, तो वो कवर्ड नहीं होती थी। तो ये एनेक्चर ज़रूर लेना है आपको, और इसमें ये देखना है कि चारों एनेक्चर कवर हो, एनेक्चर 1 2 3 4 कवर होना चाहिए। तो ये राइडर्स हैं, कई कंपनीज आपको राइडर देते हैं कि आप एनसीबी को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हो तो वो आप ले लो। कई बार ऐसे राइडर मिलते हैं जहाँ पर आपकी डायबिटीज़, बीपी, अस्थमा, अगर ऐसी चीज़ें आपको हैं, आप चाहते हो इमीडिएटली कवर हो जाएं, तो 30 दिन बाद कवर होती हैं। ओके। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करके आप वो भी कवर करा सकते हो। ठीक है सर, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर डे केयर प्रोसेस क्या होता है? डे केयर प्रोसेस का मतलब है कि पहले क्या है ना, आज से अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं तो साइंस इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था। जो ट्रीटमेंट थे, एक कैटरेक्ट के ट्रीटमेंट के लिए ही 2 2 दिन एडमिट रहना पड़ता था, स्टोन के ऑपरेशन के लिए एडमिट रहना पड़ता। बट आज ऐसी इनोवेशंस हो गई हैं कि 2 घंटे में, 3 घंटे में आपको सेट करके भेज देते हैं वापस। Okay. सो ऐसे ट्रीटमेंट जो WHO कैटेगरी के अंदर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डे केयर लिस्ट में आते हैं, वहाँ 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रीटमेंट। ठीक है। और सर कैशलेस ट्रीटमेंट क्या होता है? कैशलेस का मतलब है कि आप हॉस्पिटल गए, आपने अपना कार्ड दिखाया इंश्योरेंस का, आप फॉलोड बाय और आधार और पैन कार्ड, और आपको वहाँ पर कोई पॉकेट से अपना पैसा पे नहीं करना, इंश्योरेंस कंपनी आपके बिहाफ पे पे करेगी। एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज अगर कोई पार्ट आपकी पॉलिसी में कवर्ड नहीं था या आपने कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी अवेल कर दी, वो गैप अमाउंट आपको पे करना होता है। ओके। मतलब कैशलेस के अंदर ये है कि जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, अगर आपने अवेल कर रखा है कैशलेस ट्रीटमेंट तो हॉस्पिटल वाले आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, सीधा सीधा कंपनी ही पे करेगी। यस। ओके। सर रेस्टोरेशन बेनिफिट्स क्या होते हैं? रिस्टोरेशन बेनिफिट है, एक गिलास आपने लिया, ठीक है, उसमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 10 लाख रुपए हैं, वो खाली हो गया उसी साल के अंदर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 365 दिन का है ना। अब मान लीजिए 3rd मंथ पे कोई क्लेम आया, ठीक है, अब वो आपका 10 लाख पूरा कंज्यूम होगा, तो कंपनी कह रही है मैं 10 लाख रुपए आपको और दे दूंगी विदाउट एनी कॉस्ट। बट ये वो फीचर हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, तो इन पे रिलाई नहीं करना है आपने। ठीक है, ये ट्रैप हैं। जैसे डाबर च्यवनप्राश के साथ डाबर हनी फ्री मिलता था, सेंसोडाइन के साथ ब्रश भी फ्री मिलता था, और ऐसी लाखों प्रोडक्ट्स हैं, तो ये लॉन्ग टर्म नहीं होते। ठीक है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स को डिस्कस किया, सर ने बिल्कुल आसानी से बता दिया। बट अगर आपको फिर भी किसी भी टर्म्स के अंदर कोई दिक्कत हो, आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो एक फॉर्म का लिंक होगा, आप उस पर भी भर सकते हैं। सर की टीम रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करेगी। अब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया बेसिक ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, सारी की सारी चीज़ें, हेल्थ इंश्योरेंस की टेक्निकल टर्म्स। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट, जो हमारे कमेंट सेक्शन में है, लोगों के कमेंट जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कमेंट आते हैं, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो सर हम जल्दी से एक बार उनको डिस्कस करते हैं। डेफिनेटली। तो सर ये बताइए कि बाय बर्थ की मतलब किसी को कोई दिक्कत हो जाती है, कोई बेबी है बाय बर्थ, उसको कोई क्रॉनिक डिसीज होगी या कुछ है, तो वो क्या परमानेंट पीईडी के अंदर आएगी? पहली चीज़ तो ये है कि अब वो फर्स्ट टाइम पॉलिसी अगर ले रहे हैं, ठीक है, अगर वो न्यू बॉर्न बेबी कवर उनके पेरेंट्स ने नहीं लिया था, तो यहाँ पे तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आ गया कि उनको पॉलिसी मिलेगी ही नहीं। अगर मिलेगी तो कैसे मिलेगी? तो कंपनी शायद उनको परमानेंट एक्सक्लूजन, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को परमानेंटली एक्सक्लूड करके पॉलिसी दे दें। ओके। तो ऐसे लिए, इसीलिए मैं कहता हूँ न्यू बॉर्न बेबी उन सभी यंग कपल्स को प्लान करना चाहिए, या वो फैमिली जिनकी 2+1 की है और वो एक्सटेंड करना चाहते हैं अपनी फ्यूचर में फैमिली को, तो उनके लिए भी न्यू बॉर्न बेबी कवर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। सर मोराटोरियम पीरियड क्या होता है? मोराटोरियम पीरियड बड़ा सिंपल है। IRDA एक राइट देता है कस्टमर के फेवर में। वो ये कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी को अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो 5 साल बाद आप किसी का क्लेम नहीं रिजेक्ट कर सकते, टर्म इंश्योरेंस है तो 2 साल बाद नहीं कर सकते। आप उसके बीच इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। बट 2 कंडीशन में कर सकती है कंपनी, वो भी राइट इंश्योरेंस कंपनी को IRDA देता है। वो पहला राइट है कि परमानेंट एक्सक्लूजन, जो एक्सक्लूजन लिस्ट आपने पहले ही बोला है कि परमानेंटली एक्सक्लूड है, वो आप पे नहीं करेंगे। दूसरा, अगर कोई फ्रॉड आप पकड़ते हैं, अब कंपनी फ्रॉड किसको बोल सकती है कि आपने बताया नहीं, इसीलिए आप मौका मत दें। आप अपने आप को ब्लैक एंड वाइट इतना स्ट्रांग बना लें, इन पर डिपेंडेंट मत रहें, क्योंकि वो भी कंडीशनल है। ओके। सर यहाँ पर ना एक यूज़र का डाउट ये था कि उसने हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लिया, मान लो कि उसने कल ही हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा है, आज उसने चेक करा, उसको लगता है कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर नहीं है, तो क्या वो अपनी पॉलिसी कैंसिल करा सकता है? डेफिनेटली। पहले ये 15 दिन का कैंसिलेशन होता था, उसमें कोई कॉस्ट नहीं कट होती थी। अब ये 30 डेज़ का आ गया है एज पर IRDA सिंस अप्रैल 2024।
तो आप कैंसिल करा सकते हैं, ठीक है, गिव योर वैलिड रीज़न, ठीक है, और आप कैंसिल कराइए विदाउट एनी कटिंग कॉस्ट, आपको फुल रिफंड मिल जाएगा। मतलब कब तक बट उसके लिए साथ के साथ दूसरा पॉलिसी भी ले लें। ओके, मतलब मैंडेटरी तो नहीं है ना साथ के साथ दूसरा पॉलिसी नहीं, लेना? लेना नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बट इसलिए लेना है कि परमात्मा ना करे कि कोई प्रॉब्लम होगी फॉर द फिर क्या सेफर करेंगे? साइड। यस। ओके, तो मतलब पहले 30 दिन के अंदर हम कैंसिल करा सकते हैं और उसको वो चेंज भी करा सकते हैं। Yes. अगर 31st डे हो जाए तो हम उस पॉलिसी को कुछ भी नहीं कर नहीं, सकते? कैंसिल करा सकते हैं, फिर कॉस्टिंग कटना शुरू हो जाएंगी। ओके, तो फिर उसका वो क्या उसने रहता है? बना रखे हैं, जैसे 25% कॉस्ट Okay. कटेगी, अगर 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, वो मतलब स्लैब्स बना रहे हैं यस उन्होंने। यस यस, ठीक है। सर, हेल्थ रिकॉर्ड रखना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जब भी क्लेम आएगा तो कंपनी सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट मांगती है, वो मांगती है कि आपकी फर्स्ट कंसल्टेशन कब किया, क्योंकि कंपनी भी ये देखना चाहती है कि आपको फर्स्ट टाइम डायग्नोज कब हुआ, कहीं पॉलिसी लेने से पहले तो नहीं था और आपने हमें बताया नहीं। सो अपना रिकॉर्ड ज़रूर मेंटेन रखें। दूसरा, अगर कोई चीज़ आपको बाद में भी डायग्नोज होती है, कंपनी को बता दें, बाद में भी उसने मांगना ही है, तो एडवांस में आप वो चीज़ रखेंगे तो आपका क्लेम वाला टाइम बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है सर। एक यूज़र का कमेंट ये था कि उन्होंने पॉलिसी ले ली बट किसी कारण से उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया। तो अब उनको ये जानना है, उनको पता तो चल गया कि उनका रीज़न क्या था, बट उनको अब ये जानना है कि क्या क्या रीजंस होते हैं क्लेम रिजेक्ट होने के। तो क्लेम रिजेक्ट होने के 4 बड़े मुख्य कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है नॉन डिस्क्लोजर। 41% 2023-24 में क्लेम ऐसे रिजेक्ट हुए हैं जहां पर नॉन डिस्क्लोजर था। 2 चीज़ें बताई, 1 छुपा ली, 2 बताई, 2 छुपा ली, या कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। दूसरा आता है 32% के आसपास ऐसे क्लेम रिजेक्ट हुए हैं जहां पर हमने डॉक्यूमेंटेशन ही पूरी नहीं करी, क्योंकि हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पॉलिसी ले ली, अनप्रोफेशनल लोगों से पॉलिसी ली। अब हमें नहीं पता, मेरी फैमिली को नहीं पता कैसे कैसे डॉक्यूमेंटेशन करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट फुलफिलमेंट नहीं हुई, तो 32% के आसपास ऐसे क्लेम रिजेक्ट हो गए। 11% ऐसे क्लेम रिजेक्ट हुए हैं, अगेन उसका रीज़न ये है कि गलत प्लेटफॉर्म से ली, पता ही नहीं था कि 7 दिन के अंदर रिम्बर्समेंट क्लेम फाइल करना था। कुछ कंपनी में 15 दिन के अंदर और कुछ दिन में मैक्सिमम 30 डेज के अंदर, और हमने किया 40 दिन में जाकर। और बाकी छोटे छोटे कारण हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लेम आपको कब करना है। मान लो कि आज बंदा बीमार हो गया, अब पैसा ही क्लेम नहीं किया तो इंटीमेशन करना बहुत ज़रूरी है एट द राइट टाइम। ओके सर, नेक्स्ट जो यूज़र का सवाल था वो यहाँ पर ये था कि उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, उनका क्लेम आ गया 1 लाख रुपए का, बट उनको कंपनी ने 90,000 ही दिए, 10,000 रुपये उन्होंने कंज्यूमेबल्स के कटवा लिए। लाइक अभी हमने डिस्कस किया था कंज्यूमेबल क्या होते हैं, तो एक बार फिर से बता दीजिए कि उसमें क्या रहेगा। देखिए, जहाँ पे आपकी पॉलिसी के अंदर कंज्यूमेबल कवर नहीं है वहाँ पे तो डिडक्शन होनी है, और ये ज़रूरी नहीं 10%, ये 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा 2 चीज़ों पे, एक टाइप ऑफ हॉस्पिटल पे और टाइप ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन पे। अगर कोई महंगा हॉस्पिटल है तो उसके रेट कंज्यूमेबल के ज़्यादा होंगे, ठीक है। दूसरा, अगर एक्सीडेंट जैसी सिचुएशन है तो वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ होनी है, कॉटन, यूरिन बैग, एक्सेप्लेट, ये ज़्यादा यूज़ होनी है, तो 20% भी हो सकता है। तो पॉलिसी लेते टाइम ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है हमें कि कंज्यूमेबल कवर लिया है हमने। ओके सर, पॉलिसी ट्रांसफ़र आज के टाइम में बहुत हो रही है, तो इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? पोर्टेबिलिटी जब भी आप करें तो पर्पज़ के साथ ही करें और वन टाइम करें। ओके, पोर्टेबिलिटी तभी करनी है अगर आप करेक्शन के लिए कर रहे हैं। एक करेक्शन ये हो सकती है कि मान लीजिए मैंने कोई मेडिकल हिस्ट्री बतानी थी, मैं भूल गया, नहीं बता पाया, और सेम कंपनी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही अब, तो उसने वेटिंग पीरियड लगाना है, तो मैं पोर्ट करा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि मेरा इंटरमीडिएटरी कंपनी चेंज नहीं कर रही, पुअर है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मुझे कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही और सही इंटरमीडिएटरी के पास जाना चाहता हूँ। सेकंड, थर्ड कि बेटर टर्म एंड कंडीशन, मेरी वाली कंडीशन ही बहुत पुअर है, ओके, तो ही करानी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज पोर्टेबिलिटी नहीं करानी चाहिए। ठीक है। अब सर, सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ पर ही आता है, मैं आपसे लास्ट में जान के पूछा, एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस होता है, उसके बाद आता है टॉपअप, फिर आता है सुपर टॉपअप, तो इनका क्या क्राइटेरिया, मतलब हमें टॉपअप लेना चाहिए कि सुपर टॉपअप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या फिर जो हमारा बेसिक मतलब हेल्थ इंश्योरेंस है उसकी तरफ ही जाना चाहिए? देखिए, क्या है कि टॉपअप क्या होता है और सुपर टॉपअप क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। टॉपअप का मतलब है कि आपने डिडक्टेबल ऑप्शन ऑप्ट किया, कि मान लीजिए पहले 5 लाख रुपए का डिडक्शन आपने ले लिया, दैट मीन्स उस पर आपको सस्ता तब मिल रहा है वो पॉलिसी, ठीक है। तो पहला 5 लाख या तो आप अपनी पॉकेट से देंगे या अपनी किसी इंश्योरेंस से देंगे, ठीक है, और जितनी बार क्लेम आएगा हर बार वो 5 लाख रुपए की कंडीशन जस्टिफाई करनी है टॉपअप में। अगर वो सुपर टॉपअप है तो कंडीशन एक ही बार साल में जस्टिफाई करनी है, ठीक है। अब ये रिस्की है, क्यों?
क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास तो प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन क्लॉज भी है, प्रोडक्ट विड्रॉ भी है। इतनी कम कॉस्ट में वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले पाएगी बॉस। तो आज सिर्फ रिस्क नहीं है तो सेल कर रही है अपने मार्जिन्स को बढ़ाने के लिए, अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अगर आप इस पे रिलाय होके आप सोचते हैं कि मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं 10 लाख की बेसिक पॉलिसी ले लूँ, 1 करोड़ 2 करोड़ का टॉपअप ले लूँ, नो बॉस, कल आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप अपने भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। और कल एक ऐसा समय भी आ सकता है जब आप मेडिकली फिट नहीं होंगे, ना आप बेसिक पॉलिसी अपनी बढ़ा पाएंगे और टॉपअप आपके हाथ से निकल चुका होगा। तो रिकमेंडेड सिर्फ एक ही चीज़ है कि अपनी बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस को मजबूत बनाएं, सही समय छोड़ लें, ना किसी टॉपअप के चक्कर में आएँ, ना इन ऑटो रिस्टोरेशन जैसे अट्रैक्टिव फीचर बूस्टर के चक्कर में आए। सही सम इंश्योर्ड ऑप्ट करें, वही एक हार्श रियलिटी और रियलिटी है जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलेगी। इवन एनसीबी भी आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहे ना रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें कवर करी। बाकी मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूँगा, देखो आपको बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस समझ आ गया होगा, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कौन कौन सी टर्म्स होती हैं ये भी समझ आ गई होंगी, और लोगों के क्वेश्चंस भी समझ आ गए होंगे। बट जब आप अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी ना कॉम्प्लिकेशन फील होती है कि मेरी हिस्ट्री है, मेरे को ये बीमारी है, ऐसे है, कुछ भी लगा लो। तो आपको जरा से भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए राइट पाथ मीन्स फोकस पाथ।